हेलो बच्चों, वेलकम टू जेई पे जीत सीरीज। मैं आकाश फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप सीख सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। बच्चों, आज हम जेई सीरीज में कंटिन्यू करने वाले डिटरमिनेंट चैप्टर का जेई एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, जिसमें हम जेई एडवांस के क्वेश्चन आज डील करने वाले। लास्ट वीडियो में हमने जेई मेंस के सारे क्वेश्चन देखे थे और इसके बाद भी एक वीडियो होगा जिसमें हम जेई एडवांस के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो ये जो चैप्टर है मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट दोनों को कंबाइन करके जेई एडवांस में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मैं बहुत बार बता चुका हूं आपको, तो इसीलिए हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जेई एडवांस के सोल्व करेंगे ताकि आपका अच्छे से जो सीखा हुआ कॉन्सेप्ट है उसको यूटिलाइज करना आ जाए। ठीक है, आर यू रेडी? चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं जो जेई एडवांस 2019 में पूछा गया है। और अच्छी बात यह है कि ये सिंगल वैल्यू आंसर है, तो यहां पर हमें क्वेश्चन का आंसर करना थोड़ा सा इजी होगा। ठीक है, देखते हैं क्या दिया हुआ है। लेट m इक्वल्स टू, ये मैट्रिक्स है और m इक्वल्स टू अल्फा i प्लस बीटा m इनवर्स दिया हुआ है। तो i क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और यहाँ पर m जो है वो 2 क्रॉस 2 का है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी सेकेंड ऑर्डर की ही होगी, है ना। और यहाँ पर जो अल्फा है, अल्फा इक्वल्स टू अल्फा थीटा एंड बीटा इक्वल्स टू बीटा थीटा आर रियल नंबर्स, और जो i है वो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 की। तो जो अल्फा स्टार है वो क्या है? मिनिमम ऑफ द सेट अल्फा थीटा। ठीक है, और जहां पर जो थीटा है वो 0 से 2 पाई मीन्स 1 सर्कल में ही राउंड राउंड घूम रहा है। ठीक है, 0 से 2 पाई में, तो उसका मिनिमम वही अल्फा स्टार, और बीटा का मिनिमम है बीटा स्टार। ठीक है, और यहां पर भी जो थीटा है वो 0 से 2 पाई के बीच में है। ओके, तो यहां पर हमसे पूछा गया है कि जो अल्फा स्टार प्लस बीटा स्टार है उसकी क्या वैल्यू होगी। तो हमारा टास्क क्या होना चाहिए? पहले अल्फा कैलकुलेट करना, फिर बीटा और उनका मिनिमम कैलकुलेट करना, और फिर सिंपली उनको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए अल्फा और बीटा के लिए हमें क्या करना होगा? यहां पर जो लिखा हुआ है अल्फा और बीटा, है ना, वहां से ही कुछ रिलेशन बने तभी हम कुछ कर पाएंगे। तो देखो m इक्वल्स टू ये है, तो इसको मैं एज इट इज लिख लेता हूं, प्लस बीटा m इनवर्स। ठीक है, अब हमने कैले हैमिल्टन थ्योरम के थ्रू कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से मैट्रिक्स में एक इक्वेशन लिखना सीखा था। तो यहां पर अगर मैं m इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बनेगा? देखो m स्क्वायर, यहां पर बनेगा अल्फा i m, और i इंटू m तो m ही रहेगा, तो वो इधर आके बन जाएगा माइनस ऑफ अल्फा m, और जब m इनवर्स के साथ हम m की मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, है कि नहीं, और वो भी इधर आके माइनस ऑफ बीटा i बन जाएगा। ठीक है, और यहां से हम रिवर्स बैक करेंगे, मींस कैले हैमिल्टन थ्योरम को रिवर्स प्रोसेस से देखेंगे तो हम लिख पाएंगे लैम्डा स्क्वायर माइनस, है ना, अल्फा, और यहां पर लैम्डा माइनस ऑफ इनफैक्ट प्लस माइनस बीटा इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये वाला जो है ये तो आपका नल मैट्रिक्स है और यहां पर है 0। क्लियर है इतनी बात? अब ये क्या दिख रहा है आपको? एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिख रहा है। ठीक है, जिसको ये m मैट्रिक्स सेटिस्फाई कर रहा था, m की जगह ही हमने लैम्डा लिखा है, याद है कि नहीं। तो यहां पर जो ये लिखा हुआ है माइनस के साथ है ना लैम्डा, और यहां पर माइनस है, लेकिन जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है? ट्रेस ऑफ m। क्लियर है बात? तो अल्फा हमें मिल गया, इसका बस ट्रेस कैलकुलेट कर लेना है। और यहां पर जो माइनस बीटा है वो क्या लिखा हुआ है? वो लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट ऑफ m। क्लियर है इतनी बात? तो बस हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई। अल्फा क्या होगा देखते हैं ध्यान से। अल्फा है डायगोनल एलिमेंट्स जो है, लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स, उनका समेशन मींस ट्रेस। तो यहां पर है वैल्यू साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा। अब इसका हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए ताकि हम अल्फा स्टार कैलकुलेट कर सके। ठीक है, अल्फा तो आ गया, तो इसको थोड़ा सा डिफरेंट वे में लिखने की कोशिश करते हैं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। इससे क्या बना? ओपन करेंगे तो साइन की पावर 4 थीटा कोस की पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, लेकिन वो तो यहां पर है नहीं, तो उसको माइनस कर दो, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां से जो अल्फा आया वो कितना आया? देखो ये तो 1 ही लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री, और 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा, माइनस
और यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे साइन 2 थीटा के फॉर्म वाले में, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं 4 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दूं तो क्या बनेगा, ऊपर बन जाएगा 4, सॉरी ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 2 है, तो वो बन जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, तो उसको लिख लेंगे हम साइन स्क्वायर 2 थीटा, और नीचे से 2 भी डिवाइड, तो नीचे 2 से भी डिवाइड करना होगा, आप ऐसे समझो, ठीक है। तो ये 4 बना के साइन स्क्वायर 2 थीटा और ये बन गया है 2। अब देखो इसका चाहिए हमें मिनिमम वैल्यू, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा बाई 2 का मिनिमम वैल्यू कब होगा, जो हम माइनस कर रहे हैं वही मैक्सिमम हो जाए, है कि नहीं। और इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, वो हो जाएगा 1/2। या इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, जो हमारा साइन 2 थीटा है उसका वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करता है, 1 से -1 तक, ठीक है, क्योंकि हम 0 से 2 पाई तक जा रहे हैं तो वहां पे नेगेटिव नंबर्स भी होंगे। और इनका लेना है हमें स्क्वायर, ठीक है, तो स्क्वायर लेंगे तो ये क्या बनेगा हमेशा, साइन स्क्वायर 2 थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल, है ना, लेस देन और इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर 2 थीटा बन जाएगा हमारे पास 1 से छोटा और 0 से बड़ा, ठीक है। अब बाई 2 भी करना है, तो बाई 2 करेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा बाई 2 लेस देन और इक्वल टू 1/2, है ना, तीनों में हमने 2 से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर इसके साथ माइनस साइन भी है, तो माइनस साइन करेंगे, तीनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन रिवर्स हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 0, है ना, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर 2 थीटा बाई 2, है ना, और ग्रेटर देन 1/2। या इसको रिवर्स लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, रिवर्स लिख के ये बन जाएगा -1/2 से बड़ा क्या, साइन स्क्वायर 2 थीटा बाई 2, है ना, और माइनस साइन के साथ, और ये छोटा होगा 0 से। अब हमें 1 भी चाहिए ना, 1 माइनस दिस, तो 1 करेंगे तो दोनों साइड 1 माइनस 1/2, 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा बाई 2 लेस देन और इक्वल टू, इधर पे भी 1 ऐड करेंगे। अब ये क्या बन गया है, देखो ध्यान से, ये बन गया अल्फा लेस देन और इक्वल टू 1 लेस देन, और है ना, ग्रेटर देन 1/2। तो अल्फा जो है वो 1/2 से, है ना, 1 के बीच में है, लेकिन हमें क्या चाहिए, मिनिमम वैल्यू, तो ये आ जाएगा मिनिमम वैल्यू 1/2। तो यहां से अगर हमें अल्फा स्टार लिखना हो तो अल्फा स्टार क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, ये आ जाएगा 1/2, ठीक है। सिमिलरली हम बीटा स्टार भी कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, और बीटा स्टार है क्या, वो आएगा माइनस बीटा, पहले कैलकुलेट करेंगे ना, तो माइनस बीटा इस डिटर्मिनेंट के इक्वल, और बीटा क्या हो जाएगा, बीटा आ जाएगा माइनस ऑफ दिस डिटर्मिनेंट का वैल्यू, है ना, तो बीटा इक्वल्स टू माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना है, ये मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ऑफ दिस, तो यहां पर देखो 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस, अगर यहां से कॉमन ले ले तो ये बनेगा -1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, तो माइनस माइनस वो प्लस बन जाएगा, तो ये बनेगा फाइनली आपका साइन की पावर 4 थीटा कोस की पावर 4 थीटा प्लस 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये आ गया आपका डिटर्मिनेंट का वैल्यू। इसको थोड़ा सा फर्दर सोल्व करते हैं तो ये क्या बनेगा, देखो इसको लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब यहां पर देखो ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है, जो अल्फा में था वो प्लस में था, इतना ध्यान रखना, तो इसलिए हमने यहां पर भी माइनस किया एडिशनल, लेकिन यहां पर ऑलरेडी मल्टीप्लाई में है तो ऐसे ही रहेगा। और इसको ओपन करेंगे तो देखो क्या बनेगा, जब सेकंड टर्म की मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा ये साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो ये तो सिमिलर से ही बन रहा है। और क्या बनेगा, 1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो 1 बनेगा, और जब हम कोस स्क्वायर थीटा की 1 से करेंगे, 1 की साइन स्क्वायर थीटा से करेंगे तो बनेगा 1, है ना, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विच इज नथिंग बट 1 ओनली। क्लियर हुई इतनी बात। तो यहां से जो बीटा आ रहा है हमारा वो चल रहा है हमारा माइनस में, और साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा को हम टी स्क्वायर लिख लेंगे और इसको टी लिख लेंगे, और ये आ गया +2। क्यों लिखा है टी, इससे बेनिफिट होगा, हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी थोड़ा। तो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर इसका हमें इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखना हो तो देखो क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे हम साइन स्क्वायर 2 थीटा बाई 4। क्लियर है, जैसे पीछे लिखा था। तो यहां पर इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ताकि हम देख पाए कि बीटा की वैल्यू क्या होगी। तो यहां पर आ जाएगा सिंपली आपके पास
टी स्क्वायर प्लस टी, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो 1/4 माइनस 1/4 प्लस 2, क्लियर है। तो बीटा इक्वल्स टू माइनस ऑफ टी, तो ये आ जाएगा टी प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और यहां पर आ जाएगा 7/4, ठीक है। अब माइनस अप्लाई कर दो, है ना, या फिर यहां से भी देख सकते हो कि इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या होगा। देखो ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, तो यहां से तो क्योंकि ये माइनस में है ना, तो हमें लेना है मिनिमम वैल्यू ऑफ बीटा। तो अगर ये माइनस में है तो जो इसका मैक्सिमम होगा, है ना, ये वैल्यू मैक्सिमम होगी तो वही माइनस साइन के साथ वो फिर मिनिमम बन जाएगी। तो इसलिए ध्यान क्या रखना है कि हमें इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। अब इसके लिए यहाँ पर तो स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है, ठीक है। और ये है हमारे पास 7 में, है ना, 7/4 प्लस में, तो यहां पर इसका मैक्सिमम प्लस ये तो कांस्टेंट है ही, तो इसका मैक्सिमम कब आएगा। देखो यहां पर जो t है वो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा या फिर साइन स्क्वायर 2θ/4, तो t मैक्सिमम क्या होगा, ये आ जाएगा 1/4, है कि नहीं, जब साइन 2θ 1 हो जाएगा। तो यहां पर हम बीटा स्टार अगर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें लिखना होगा t की जगह 1/4, तो बीटा स्टार हमारा हो जाएगा, देखो कितना, माइनस साइन के साथ चलेगा, तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 7/4, ठीक है, माइनस, तो 1/4 प्लस 1/2 ये हो जाएगा 2/4, तो 3/4 उसका स्क्वायर 9/16 प्लस 7/4, तो इसको भी एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हैं। तो यहां से आ जाएगा माइनस साइन के साथ, देखो कितना आएगा, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई तो 28 प्लस 9, तो ये आ जाएगा 37/16, ठीक है। तो बीटा स्टार भी आ गया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना था फाइनली, अल्फा स्टार प्लस बीटा स्टार, कर लो। तो अल्फा स्टार प्लस बीटा स्टार कितना होगा, अल्फा स्टार है हमारे पास 1/2 और बीटा स्टार कितना है, माइनस ऑफ 37/16, तो 8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो 8/16, तो यहां पर आ जाएगा माइनस ऑफ 29/16, ठीक है। तो अल्फा स्टार प्लस बीटा स्टार क्या आ गया है, माइनस ऑफ 29/16, और यहां पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जब भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ हो, मैट्रिसेस में ट्रिग्नोमेट्री बहुत यूज होता है ना, एलिमेंट्स में यूज कर लेते हैं, तो वहां पर आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आना ही चाहिए। यहां तक जो हमने यूज किया वो बेसिक डिटर्मिनेंट था, ठीक है, तो जिसमें हमने कैले हैमिल्टन थ्योरम वाला टॉपिक देखा था, उसके थ्रू हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखा, डायरेक्टली हमने ट्रेस और डिटर्मिनेंट का वैल्यू, है ना, चेक कर लिया कि भाई अल्फा हो जाएगा ट्रेस और बीटा हो जाएगा, है ना, माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट। और यहां से अगर आप ऐसे सोचते कि ये m है और इसके इक्वल है ये, तो इसका इनवर्स निकाल के तब अगर सोचते कैलकुलेट करना तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता प्रोसेस। अगर आपको ये वाला कंसेप्ट नहीं पता है तो आप इससे आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, है ना, अल्फा और बीटा क्या होगा वही निकालने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसलिए सारे के सारे स्टेप्स आपको जल्दी से आने चाहिए, है ना। यहाँ पर ये तो मैंने डिटेल में बताया है, अदरवाइज आपको यहीं से देखकर अल्फा स्टार 1/2 लिखना आना चाहिए, ठीक है, और बीटा तो हमने कैलकुलेट कर ही लिया बहुत अच्छे से। तो इस तरीके से क्वेश्चन आराम से हो जाता है एडवांस में भी, लेकिन आपको थोड़ा तसल्ली से और सारे के सारे कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए, ठीक है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी जेईई एडवांस 2022 में पूछा गया है, बट ये एक मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट हैं। दैट मीन्स यहाँ पर जो ऑप्शंस है ABCD उसमें से एक से भी ज्यादा करेक्शन, है ना, ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं, और ये थोड़ा सा इसलिए डिफिकल्ट क्वेश्चन बन जाता है जहां पर हमें सारे के सारे ऑप्शंस चेक करने होंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। बोला यह है कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ M है डिनोट करता है डिटर्मिनेंट ऑफ M, है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स M, तो ये तो हमें पता ही है। और जो G है, G फंक्शन, वो उसका जो डोमेन है वो कहां से कहां तक है, 0 से π/2 तक, है ना। तो G थीटा जो डिफाइंड है वो कुछ इस तरीके से √f(θ - 1) और √f π/2 माइनस थीटा -1। तो यहां पर जो f(θ) है वो चाहिए हमें g(θ) फाइंड आउट करने के लिए, और जो f(θ) है वो कुछ इस तरीके से गिवन है, दो डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में, ठीक है। और f(θ) निकाल के हम g(θ) कैलकुलेट करेंगे। आगे देखते हैं क्या बोला गया है, लेट px बी अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसके जीरोस मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज है ऑफ फंक्शन g(θ), ठीक है। तो जो हमने g(θ) कैलकुलेट करने की बात करी है उसका जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आएगा वही हो जाएगा हमारे दोनों के दोनों रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल px,
ठीक है। और px कैलकुलेट करना क्यों जरूरी है, पहले तो यही देख लो कि एक और कंडीशन गिवन है कि जो p2 है पोलिनोमियल एट x = 2 उसका वैल्यू है 2 - √2, ठीक है। तो ये बताना है कि कौन सा ट्रू होगा। दैट मीन्स जो ए ऑप्शन है p के अंदर x की जगह अगर हमने ये वैल्यू पुट करी तो क्या होगा, क्या वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इस तरीके से x की जगह हम कुछ पुट करेंगे तो क्या होगा उसका वैल्यू, ये हमें बताना है। इसलिए हमें px तो कैलकुलेट करना होगा, px के लिए हमें जी थीटा कैलकुलेट करना होगा, उसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू से हम, है ना, रूट्स कैलकुलेट करके px निकालेंगे, और जी थीटा के लिए एफ थीटा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को समझना होगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है और उसके लिए किस तरीके से हम रिवर्स जाके चीजों को सोल्व करना स्टार्ट करें। सबसे पहले देखते हैं कि एफ थीटा क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 डिटर्मिनेंट्स है। तो एक क्वेश्चन हमने सोल्व किया था कंसेप्ट वीडियो में, जहां पर ऐसे ही सिमिलर फैशन में, बिल्कुल सेम नहीं था बट सिमिलर फैशन में 2 डिटर्मिनेंट्स थे है ना, ऐसे ऐड करके, और वहां पर एक डिटर्मिनेंट स्क्यू सिमेट्रिक बन गया था, जिसके कारण स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है वो 0 ही होता है। तो वहां पर भी हमने 0 बताया था। तो इस तरीके से चेक कर लेना चाहिए कि कुछ इस तरह का कुछ बन तो नहीं रहा है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखें स्क्यू सिमेट्रिक के लिए पहले डायगोनल्स 0 0 0 होने चाहिए। तो यहां पर देखो साइन पाई भी 0, ये भी 0, ये भी 0, है ना। और जो ये वाले टर्म्स हैं ऐसे क्रॉस इस तरीके से, है ना, ये भी हमारे पास अगर एक a है तो दूसरा -a होना चाहिए, नेगेटिव ऑफ दैट। तो अगर इसको आप एक्सपेंड करोगे और इसको भी एक्सपेंड करोगे तो आप देखोगे कि वो नेगेटिव आ रहे हैं एक दूसरे के, ठीक है। और यहां से तो थोड़ा ज्यादा ही क्लियरली दिख जाएगा, जैसे यहां पर है log e π/4 और यहां पर है log e 4/π, मीन्स, है ना, रिवर्सल है। तो यहां पर अगर हम इसको रिवर्स करें या पावर -1 लगा के बाहर लेके जाए तो वो नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव ही रहेगा, तो एक दूसरे के नेगेटिव है, ठीक है। दैट मीन्स ये एक आप चेक कर सकते हो कि ये एक है ना, स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है जिसका वैल्यू हो जाएगा 0। तो इसलिए इसको सोल्व करने की तो जरूरत ही नहीं है। तो इसीलिए हमें ये मुजबानी है ना ऐसे ही चेक करना चाहिए। अब यहाँ पर जो एफ थीटा है वो इसकी हेल्प से निकलेगा हमारा। ओके, तो 1/2 ऑफ दिस डिटर्मिनेंट, इसको हम सोल्व कर लेंगे। और उससे पहले हम क्या करते हैं, कुछ ऑपरेशंस लगा लेते हैं ताकि सोल्व करना, कैलकुलेट करना और भी आसान हो जाए। तो यहाँ पर अगर मैं कुछ, है ना, ऑपरेशंस लगा लूं, जैसे यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर साइन थीटा, यहाँ पर माइनस साइन थीटा, तो क्या कर सकते हैं कि जो रो 1 है उसमें हम रो 3 को अगर ऐड कर दे तो बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा हमारा काम। देखो क्या बनेगा, एफ थीटा इक्वल्स टू 1/2 और यहां से आ जाएगा रो 1 में चेंज करना है ना, ऐड करना है थर्ड रो, तो ये 0 और ये भी 0 बन जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 + 1 2, बाकी रोज को ऐसे ही रहने दो, है ना, माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा और -1 माइनस साइन थीटा और 1। क्लियर हो रही है बात। तो यहां से हम एफ थीटा अब बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। फर्स्ट रो के अबाउट हम, है ना, एक्सपेंशन कर लेंगे तो 1/2 तो बाहर आएगा ही, है ना, ये वाला, और वहां से 2 रहेगा अंदर, बाकी सब इनके साथ तो जो कोफैक्टर्स आएंगे वो 0 हो जाएंगे, बट जो 2 के साथ है वो क्या होगा, ये रो और ये कॉलम कैंसिल, तो यहां से बन जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा +1, ठीक है। तो देखो क्या बनेगा, ये बन जाएगा 2 से 2 डिवाइड करके ये बन जाएगा 1 + साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर हो रही है बात। तो एफ थीटा हमारा आ चुका है, मींस एक काम हो चुका है। अब कैलकुलेट करना है हमें जी थीटा, उसकी हेल्प से हम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे रूट्स के लिए, है ना। तो जी थीटा क्या है, देखो रूट ऑफ एफ थीटा -1, तो एफ थीटा क्या है हमारा 1 + साइन स्क्वायर थीटा, तो एफ थीटा -1 मीन्स 1 + साइन स्क्वायर थीटा -1, एफ थीटा -1 प्लस, अब यहां पर देखो ये दिया हुआ है एफ π/2 थीटा -1, तो जब इस फंक्शन में आप π/2 थीटा, है ना, π/2 माइनस थीटा कैलकुलेट करोगे तो क्या बनेगा, यहां पर थीटा की जगह π/2 माइनस थीटा लिखेंगे तो वो बन जाएगा 1 + कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो रूट के अंदर क्या आना चाहिए, 1 + कोस स्क्वायर थीटा -1 जी थीटा कैलकुलेट करने में। तो अब देखो जी थीटा अगर हमें पता करना है तो 1 से 1 कैंसिल और रूट के अंदर साइन स्क्वायर थीटा, तो जब साइन स्क्वायर थीटा से हम रूट कैंसिल करेंगे तो यहां पर आना चाहिए मोड ऑफ साइन थीटा। क्लियर है। और यहां पर भी ऐसे ही आएगा मोड ऑफ कोस थीटा। अब इस मोड को कैसे सोल्व करें,
क्योंकि हमारे पास जो जी थीटा है वो तो आ गया है, ऑलराइट, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम और मैक्सिमम अगेन हम ट्रिग्नोमेट्री में जा चुके हैं, यहां से है ना, डिटर्मिनेंट तो खत्म ही हो चुका है, डिटर्मिनेंट बस यहीं तक ही सोल्व किया है हमने, ठीक है। इसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री में जा चुके हैं। तो यहां से अगर आपको कैलकुलेट करना है कि यहां पर वैल्यू क्या होगी, अब हमें पता है कि जो थीटा है वो तो 0 से π/2 के बीच में ही है, दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में है थीटा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है कि वहां पर साइन थीटा भी पॉजिटिव और कोस थीटा भी पॉजिटिव, इनफैक्ट टेन थीटा भी पॉजिटिव, बट उसका यहां पर काम नहीं है। दैट मीन्स इस इंटरवल के लिए हम जी थीटा क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा प्लस कोस थीटा। क्लियर हो रही है बात, है कि नहीं। यहां से अब हम इसको थोड़ा सा और सोल्व करेंगे, तो यहां से बन जाएगा, देखो जी थीटा अगर आप √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे दोनों टर्म्स में, तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा √2 और अंदर क्या बन जाएगा साइन थीटा, और √2 को क्या लिख सकते हैं, 1/√2 को cos π/4 प्लस कोस थीटा साइन π/4। इससे बेनिफिट क्या हुआ, इससे बेनिफिट ये हुआ कि एक ही टर्म में ये चेंज हो गया है, √2 साइन थीटा प्लस π/4, है कि नहीं। और यहां से अब हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बता पाएंगे, लेकिन अभी ट्विस्ट है, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू जनरली हम क्या करते हैं कि भाई साइन थीटा जो है वो उसका मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा और मिनिमम वैल्यू होगा 0, लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है, तो उसको ध्यान रखना। अब इसका हम प्लॉट करेंगे ग्राफ, ठीक है। तो जो थीटा है, थीटा प्लस π/4, उसको मैं मान लेता हूं कि ये फाई है, क्या है, फाई, तो ये है √2 साइन फाई, और जो अब फाई है, थीटा तो हमारा इस इंटरवल में था, लेकिन जो फाई है वो कहां से कहां तक है ये हमें देखने की जरूरत है। तो देखो जब थीटा हमारा 0 था तो फाई क्या है ना, 0 पुट करेंगे तो फाई हो जाएगा π/4, और जब थीटा हमारा π/2 था तो फाई हो जाएगा π/2 प्लस π/4 तो 3π/4, ठीक है। दैट मीन्स अगर इसका साइन फाई का ही सिर्फ हम ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करें तो इस इंटरवल में ही करना है प्लॉट, क्योंकि थीटा और उसके कारण फाई इसी इंटरवल में है। तो यहां से अगर हम प्लॉट करना चाहे, देखो ध्यान से थोड़ा सा यहां पर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की, है ना, थोड़ा अच्छे से देखना होगा उसको। तो π/4 ये हो जाएगा सपोज π/2, ये 3π/4 है ना, और ये मान लो पाई, ठीक है। तो जो ग्राफ है साइन का वो ओरिजिन से स्टार्ट होता है, ओके, लेकिन हमें क्या करना है, π/4 से स्टार्ट करना है। तो वो कहां पे स्टार्ट होगा, कुछ यहां पर, यहां से तो वो वैसे ही आएगा डैश डैश, और यहां पर वो ग्राफ बनेगा और फिर वो धीरे धीरे पाई तक जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से तो होता है ना 0 से पाई, लेकिन हमें प्लॉट करना है सिर्फ π/4 और 3π/4 में, और उस ग्राफ की हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो ये तो मैंने साइन फाई का ही प्लॉट किया है, लेकिन हमें क्या चाहिए, g5 है ना, √2 भी मल्टीप्लाई है, तो इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो तो कहीं यहां पर मिलेगा π/4 पर, ठीक है। तो जो g मिनिमम है वो क्या होगा, देखो जब हमारा फाई π/4 हो जाएगा उस टाइम पे हमें मिलेगा g मिनिमम, ये फाई के साथ हम बना रहे हैं ना कि थीटा के साथ। तो g मिनिमम के लिए क्या हो जाएगा, √2 और साइन π/4 ये 1/√2, दैट मीन्स ये तो हो जाएगा 1, और जो g मैक्सिमम होगा वो क्या होगा, देखो ध्यान से इस ग्राफ के अंदर वो होगा π/2 पे, है कि नहीं। तो मैक्सिमम हो जाएगा √2 साइन फाई मीन्स, है ना, π/2 मीन्स ये होगा 1 एक्चुअली, तो ये आ जाएगा 1। तो जो g मिनिमम और g मैक्सिमम है वो आ गया आपका 1 और √2। क्लियर है इतनी बात। ये कैलकुलेशन थोड़ा इसीलिए था इतना डिटेल में, क्योंकि बताने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पर 0 से 1 तक नहीं होगा डायरेक्टली। तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है कि इसके ये जो वैल्यू आई है यही हमारे px पोलिनोमियल के रूट्स हैं, ठीक है। तो px पोलिनोमियल हमारा क्या होगा, देखो px पोलिनोमियल कैसे लिखते हैं, a है ना, बाहर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर लिखते हैं x माइनस जो भी रूट है, कौन सा, एक तो 1 है और फिर x माइनस दूसरा रूट है √2, ठीक है, दूसरा जीरोस। तो यहां से हम क्या करेंगे, px कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो जो px है उसका वैल्यू दिया हुआ है कि भाई जो p2 है वो है 2 माइनस √2, ठीक है। तो यहां पर जो p2 है
वो गिवन है 2 माइनस रूट 2। तो देख लेते हैं P2 पे ये क्या होगा, है ना। तो 2 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा a, और 2 माइनस 1 1, और ये आ जाएगा 2 माइनस रूट 2। ये हम क्यों कर रहे हैं, ताकि इस जो a कांस्टेंट की वैल्यू है वो फाइंड आउट कर सके। डायरेक्टली हम x माइनस 1 x माइनस रूट 2 अगर लिख दे तो मिस्टेक हो सकता है, ठीक है, इनफैक्ट होगा ही बहुत सारे केसेस में। लेकिन यहाँ पर क्या है कि इसको कैंसिल करने के बाद a के साथ 1 ही मल्टीप्लाई है, तो a की वैल्यू आ गई 1, इसलिए हमारा जो पोलिनोमियल px है उस पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, x माइनस 1 और ये आ गया x माइनस रूट 2, ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा डिफरेंट सिचुएशन होता तो वहाँ पर जो पोलिनोमियल है वो भी डिफरेंट रहता, कॉन्स्टेंट टर्म भी आ सकता था, ठीक है। अब देखने की कोशिश करते हैं कि जो पोलिनोमियल है उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे ऑप्शंस है वो कौन कौन से सही होंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में घुस चुके हैं, और इसके लिए क्या करना होगा, चेक करने के लिए हमें इसको ग्राफ, है ना, ग्राफ पे प्लॉट करना होगा। तो देखो, अगर कोई भी यहाँ पर कांस्टेंट है ना, यहाँ पर अगर पॉजिटिव है तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो अगर मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा ना, एक्स स्क्वायर मीन्स उसका जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, दैट मीन्स अपवर्ड पैराबोला होगा कुछ इस तरीके से। तो ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा रूट 2, है ना, एक्स कोऑर्डिनेट की मैं बात कर रहा हूँ, और ये क्या है हमारा x और ये है हमारा px, ठीक है। तो अब हम देखने की कोशिश करेंगे कि ये वाला जो वैल्यू है p के अंदर जो लिखा हुआ है x की जगह, वो वैल्यू कहां पर लाई करेगा, x, है ना, इस x एक्सिस पे। अगर वो अंदर लाई करेगा कहीं पर, मान लो यहां पर, तो उसका जो ग्राफ का वैल्यू होगा वो कहां पर होगा, कुछ नेगेटिव होगा यहां पर, ठीक है। अगर x यहां पर है तो ग्राफ उसका नेगेटिव, अगर x कुछ इनके बाहर है दोनों के, मान लो यहां पर है, तो ग्राफ हो जाएगा उसका पॉजिटिव, ठीक है। रिलेशन फंक्शन तो आपको पता ही है, ग्राफ वगैरह भी पता ही है। तो यहां पर जो p के अंदर लिखा हुआ है उसको चेक करने की कोशिश करते हैं, क्या है 3 प्लस रूट 2। तो जो रूट 2 का वैल्यू है वो तो 1.41 होता है, बट मैं सिंप्लिसिटी के लिए 1.4 ही ले रहा हूं, है ना, उससे वो आसान हो जाएगा। अगर आप 1.41 लोगे तो क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ये कैलकुलेशन करना ही, बट 1.4 पे काम करेगा, इसी तरीके सेट है। तो 3 प्लस 1.4, तो ये हो जाएगा कितना 4.4, है ना। मैं लिख देता हूं 3 प्लस 1.4 बाय 4, तो ये क्या बन गया, देखो 3 प्लस 1.4 4.4, और 4 से डिवाइड करेंगे तो 1.1 एक्चुअली, ठीक है। और देख के बताओ कि 1.1 पे पोलिनोमियल मीन्स ये जो इक्वेशन है ये कैसी होगी, नेगेटिव ग्राफ होगा या पॉजिटिव होगा। तो देखो 1.1, ये 1.4 है ना रूट 2, और ये 1 है, तो 1.1 कहीं इनके बीच में ही होगा, समथिंग हियर। तो यहाँ पर जो ग्राफ का वैल्यू है वो क्या है, नेगेटिव है, दैट मीन्स जो p एट 1.1 क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। क्या ये है, यस ये है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब सिर्फ ऑप्शंस चेक करना है सारे के सारे। अब सेकंड ऑप्शन देखते हैं, यहां पर दिया हुआ है p एट, है ना, 1 प्लस 3 इंटू रूट 2, तो 3 की मल्टीप्लाई 1.4 से करेंगे तो ये हो जाएगा 4.2 और 5.2 हो जाएगा, 1 ऐड करेंगे तो, और डिवाइड बाय 4, दैट मीन्स ये आ जाएगा 1.3। क्या 1.3 इसके अंदर ही है, यस, क्योंकि रूट 2 क्या है 1.4 है, तो ये भी आ जाएगा हमारा 0, है ना, पोलिनोमियल ग्राफ के अंदर ही होगा। दैट मीन्स यहाँ पर भी नेगेटिव, बट ये तो दिया हुआ है पॉजिटिव, दैट मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब सी ऑप्शन की बात करते हैं, p 5 रूट 2, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 1 6, तो 6 डिवाइड बाय 4, दैट मीन्स, है ना, p एट 1.5 की बात हो रही है, और 1.5 तो 1.4 से ज्यादा ही होगा, दैट मीन्स वो बाहर लाई करेगा, तो बाहर लाई करेगा दैट मीन्स पॉजिटिव होगा, है ना। कुछ ऐसे सोचो कि ये बाहर 1.5 है ना, तो ग्राफ का जो वैल्यू होगा वो कुछ यहाँ होगा पॉजिटिव, है ना, एक्स एक्सिस से ऊपर, दैट मीन्स यहाँ पर सी ऑप्शन भी करेक्ट है क्योंकि पॉजिटिव ही दिया हुआ है। अब लास्ट ऑप्शन की बात करते हैं, 5 माइनस रूट 2, तो 5 माइनस 1.4 हो जाएगा 3.6, और उसको अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो वो आ जाएगा 0.9, और 0.9 कहाँ है, 1 से छोटा ही है, दैट मीन्स कहीं यहाँ पर, तो ग्राफ पॉजिटिव, तो पॉजिटिव होना चाहिए, तो क्या दिया हुआ है नेगेटिव, इसलिए डी ऑप्शन भी हमारा करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि हमारा डिटर्मिनेंट में ही ये क्वेश्चन है, ठीक है, मेजरली हमारा डिटर्मिनेंट ही यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ पर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये पता होना चाहिए ना कि इसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। उसके बाद हम इसकी हेल्प से, एफ थीटा की हेल्प से हम
निकाल पाए डिटर्मिनेंट को सोल्व करके, फिर जी थीटा निकाला, उसके बाद हमारा यहाँ पर बेसिक ट्रिग्नोमेट्री चला। ठीक है, तो जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है वो है ना बहुत ज्यादा यूज होता है अदर चैप्टर्स में। तो जो भी सोनाली मैम ने अच्छे से पढ़ा है उसको दोबारा देखो, जहां पर भी डाउट्स होते हैं फंस जाते हो आप। ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम ये आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, है ना। अच्छे से लेक्चर्स बनाए हुए हैं। और उसके बाद हम पॉलिनोमियल पे आ गए। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो ये भी आपको चैप्टर अच्छे से पढ़ाया जाएगा, सोनाली मैम ही पढ़ाने वाली है। और उसमें आपको बहुत सारी ऐसी टेक्टिक्स बताई जाएगी कैसे चेक करें। तो यहाँ पर एडवांस में यही है कि आपको 3-4 चैप्टर्स को एक साथ क्लब करके पूछ ले जाता है। और यहाँ पर ऐसा नहीं कि छोटा मोटा कुछ टॉपिक पूछा है ना, अच्छा खासा ट्रिग्नोमेट्री यूज किया है। यहाँ पर देखो पूरा पेज यहीं पर है। और पॉलिनोमियल में भी आपको अच्छे से आना चाहिए किस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं, है ना। अगर हमारे पास कुछ ऐसा पॉलिनोमियल है, फिर आप सारे के सारे क्वेश्चंस सभी चैप्टर्स को इंटीग्रेट करके अच्छे से सोल्व कर पाओगे एग्जाम में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट है। ठीक है, सारे ऑप्शंस देखने होंगे। यहाँ पर है कि अगर कोई 3x3 मैट्रिक्स है M और डिटर्मिनेंट ऑफ M तो ऐसे रिप्रेजेंट करते ही है, देन है ना E ये दिया हुआ है, P ये दिया हुआ है और F ये दिया हुआ है मैट्रिक्स। और यहाँ पर जो Q है वो क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3x3। तो फिर कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू होंगी ये हमें बताना है इनमें से। ठीक है, तो पहली जो स्टेटमेंट है वो है F इक्वल टू पी ई पी एंड पी स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देख लो F इक्वल टू पी ई पी मीन्स पी ई पी, ये मल्टीप्लाई करना है। तो देख लेते हैं सबसे पहले यही, तो हमने यहाँ पर लिख लिया है पी ई पी, है ना। तो ये अगर F आ गया हमारा, F क्या है, ये वाला मैट्रिक्स, अगर वो आ गया पी ई पी इक्वल टू F तो हमारा एक पार्ट तो है ना करेक्ट हो जाएगा। फिर पी स्क्वायर भी चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा तो कैलकुलेशन है। ओके, तो देखते हैं। अब देखो यहाँ पर ध्यान से अगर देखो, हर एक रो में एक ही सिंगल 1 है और हर एक कॉलम में भी एक ही 1 है। तो इस केस में क्या होता है कि वहां पर है ना या तो रोज एक्सचेंज हो जाती है या फिर कॉलम्स। तो जब हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं इस तरीके के मैट्रिक्स को, जहां पर है ना एक ही रो है, सॉरी हर एक रो में 1 ही सिंगल 1 है और हर एक कॉलम में भी सिंगल 1 है, तो उस केस में क्या होगा, रोज चेंज हो जाएंगे। और बाद में भी हम पी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उस केस में क्या होगा, कॉलम्स चेंज होंगे। देखो कैसे होंगे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट 2 मैट्रिक्स है उनका मल्टीप्लाई करके लिखते हैं हम, और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसको एज इट इज लिख लेंगे। क्या है, 1 0 0 0 0 1 और ये है 0 1 0। ठीक है, चलिए अब इन दोनों मैट्रिक्स का हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या बनेगा, 1 0 0 की मल्टीप्लाई जब 1 2 8 से होगी तो 2 8 तो 0 ही बन जाएंगे। तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ 1। क्लियर है। 1 0 0 की जब 2 3 13 से होगी तो यहाँ पर 3 और 13 भी 0 बन जाएंगे। क्या बचेगा, सिर्फ 1 इंटू 2, तो वो बनेगा 1, है ना 2 सॉरी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जो नीचे वाले एलिमेंट्स है जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो तो 0 ही बन जाते हैं। दैट मीन्स जब यहाँ पर 1 एलिमेंट है ना फर्स्ट पोजीशन पे है और जब ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास फर्स्ट रो ही बन रही है। थोड़ा सा ऑब्जर्व करो। और यहाँ पर 0 0 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और 2 0 बन जाएंगे और 1 की मल्टीप्लाई होगी 8 से, तो हमारे पास ये 8 बन जाएगा। और ऐसे ही आप आगे देखोगे तो 2 3 से मल्टीप्लाई होगी 0, यहाँ पर बनेगा 13। ठीक है, सिमिलरली ये बन जाएगा 18। ऐसे ही जब 0 1 0 से आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे इन एलिमेंट्स के लिए तो कौन सा टर्म सर्वाइव करेगा, 1, दैट मीन्स 2 3 4 हर एक बार में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है बस। यहां पर क्या हुआ देखो, 1 2 3 तो एज इट इज है, 2 3 4 नीचे चला गया और 8 13 और 18 ऊपर चला गया। ठीक है, तो जो सेकंड और थर्ड रो है वो इंटरचेंज हो गई बस। और अगर यहां पर हम बात करें जब हम पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं इस तरीके से, इस तरीके की मैट्रिक्स से, तो उस केस में क्या होता है, कॉलम्स में इंटरचेंज हो जाता है। ठीक है, तो कौन से में होगा, देखो 1 2 3 की मल्टीप्लाई जब 1 है ना इससे करेंगे 1 0 0 से तो 2 3 0 हो जाएंगे, बाकी 1 ही बचेगा। आगे करेंगे तो 1 नीचे है तो 3 सर्वाइव करेगा। ठीक है, और यहाँ पर 1 बीच में है तो 2 सर्वाइव करेगा, है ना, समझ रहे हो। तो यहाँ पर देख रहे हो कि जो 1 है वो तो अपनी जगह ही है क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट वाला टर्म सर्वाइव कर रहा है, तो ये तो 1 8 2 ही आ जाएगा। और जो 3 है 3 वाला कॉलम आएगा तो ये आ जाएगा 18 और 4 और ये आ जाएगा 13 और 3। ठीक है, तो प्रैक्टिस करोगे इनफ तो आपको दिखने लगेगी चीजें। अब ये क्या लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है, 1 3 2 1 3 2
है ना, 8 18 13 8 18 13 2 4 3 2 4 3, ये तो एफ ही लिखा हुआ है। दैट मीन्स जो पीईपी है वो तो एफ के इक्वल ही आ गया हमारे। क्लियर है इतनी बात? तो ये वाला जो पोर्शन है वो तो करेक्ट हो गया, बट पूरा ऑप्शन करेक्ट होने के लिए पी स्क्वायर भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, पी स्क्वायर, ये भी पी और ये भी पी, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो डेफिनेटली ये आएगा आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना, आसान है मल्टीप्लाई करना तो, है ना। तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो तो करेक्ट हो गया है, लेकिन यहां से की अवे पॉइंट हमें लेना है एक, क्या कि यहाँ पर जो इनवर्स वगैरह है वो भी यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो यहां से अगर हमारे पास पी स्क्वायर इक्वल टू आई आ गया है तो दोनों साइड अगर हम पी इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई या पोस्ट मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा, पी इक्वल टू पी इनवर्स। क्लियर है इतनी बात? तो हमें जब भी पी इनवर्स दिखेगा तो वहां पर हम पी यूज कर सकते हैं, और जब भी पी स्क्वायर दिखेगा तो वहां पर भी हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी एक चीज और देखने वाली है, क्योंकि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बी ऑप्शन है ना, बी पार्ट, इसमें क्या है, डिटर्मिनेंट्स है ना, ऑफ ई क्यू, और यहाँ पर है पी एफ क्यू इनवर्स। तो डिटर्मिनेंट के लिए इनको स्प्लिट तो कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ई, डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू। अब क्यू भी यहाँ पर इन्वॉल्व है, लेकिन क्यू के बारे में तो हमें कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, बस इतना पता है कि वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, दैट मीन्स उसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल नहीं है। तो यहां पर जो ई डिटर्मिनेंट है उसका वैल्यू कितना होगा, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी बी पार्ट को चेक करने के लिए। तो देख लेते हैं कि ई डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना होगा। अब देखो यहां पर अगर आप कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस करो ई डिटर्मिनेंट में, ठीक है, कौन कौन से, यहां पर मैं ट्रांसफॉर्मेशन लिख दे रहा हूं कि जो रो 2 है ना, उसमें से रो 1 और जो रो 3 है उसमें से रो 2 माइनस कर दो, तो क्या बनेगा, देखो ध्यान से, फर्स्ट रो तो हमारी एज इट इज रहेगी 1 2 8। ठीक है, सेकेंड रो में से हमें फर्स्ट रो माइनस करनी है तो 2 - 1 1, और ये बन जाएगा 1 और ये बन जाएगा 5। थर्ड रो में से हमें सेकेंड रो माइनस करनी है तो ये 1 और ये भी 5, है ना, 18 - 13 5। ट्रांसफॉर्मेशन लिख दो क्या, ओके, तो यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां से हमने क्या किया है, रो 2 के अंदर किया है रो 2 माइनस रो 1, और रो 3 के अंदर क्या है, रो 3 माइनस रो 2। क्लियर है, और वहां पर हमने लिख दिया। तो इसको देखो ध्यान से, जो हमारे 2 कॉलम्स है वो तो हमारे सेम ही आ गए, है कि नहीं, तो इसलिए डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिमिलरली आप एफ में भी अगर इस तरह के ऑपरेशंस लगाओगे, और वैसे भी जो एफ है वो ई के सिमिलर ही है, बस वहां पर कुछ चेंजेस है। अगर आप इसको डिटर्मिनेंट कंसिडर करो, ठीक है, तो यहां पर 1 2 3 2 3 4 है ना, तो 1 2 3 2 4 है ना, 1 3 2 2 4 3। तो पहले तो रो है ना, रो 1 और रो 3 को इंटरचेंज कर लो, रो 3 से रो 3 है ना, रो 1 से रो 3 को इंटरचेंज करोगे, और उसके बाद सेकेंड स्टेप में है ना कॉलम कुछ इंटरचेंज कर लो, कौन कौन से को, कॉलम 2 के साथ करो कॉलम 3 को इंटरचेंज, है ना, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख के। तो आपके पास जो ये बनेगा और ये बनेगा वो सेम ही बनने वाले हैं, दैट मीन्स जो डिटर्मिनेंट एफ है वो भी वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, तो यहां से अब हम और टेक अवे क्या ले सकते हैं, ओके, यहां पर अब हमें पता चल गया है कि जो ये ई क्यू का डिटर्मिनेंट है इसको क्या लिख सकते हैं, ई डिटर्मिनेंट इंटू क्यू डिटर्मिनेंट। तो ई का डिटर्मिनेंट तो 0 ही है, हमने अभी देखा, दैट मीन्स इसका वैल्यू भी 0, और यहां पर भी जो एफ डिटर्मिनेंट है वो भी यूज है हो रहा है, तो यहां पर लिख सकते हैं पी डिटर्मिनेंट इंटू एफ डिटर्मिनेंट इंटू क्यू इनवर्स का डिटर्मिनेंट। तो एफ का डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 है, दैट मीन्स ये वाला टर्म भी 0। तो जो राइट हैंड साइड है बी पार्ट में वो तो 0 ही आ गई, ठीक है, लेकिन हमें लेफ्ट हैंड साइड का नहीं पता क्योंकि यहाँ पर प्लस साइन है बीच में, तो ऐसे नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो इसको अब हम देखने की कोशिश करते हैं। तो जो बी पार्ट है उसका जो LHS है, ठीक है, जो भी डिटर्मिनेंट के अंदर लिखा हुआ है उसको हम x मान लेते हैं सपोज। तो x क्या है यहाँ पर, ई क्यू प्लस यह है पी एफ क्यू इनवर्स। ठीक है, तो क्यू इनवर्स है तो इसको हम क्यू दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर ले तो एक्स क्यू आ जाएगा हमारा ई क्यू स्क्वायर प्लस पी एफ, है कि नहीं। और जो पी एफ है वो क्या है, देखो एफ की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ई पी ई पी। ठीक है, तो यहां पर हम कुछ कॉमन लेने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ई हमारा कॉमन आ जाए, लेकिन अभी ई यहां पर है ही नहीं, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, एफ की जगह क्या पुट कर रहे हैं, पी ई पी। हमने देखा भी है
है ना, अभी कुछ देर पहले। तो यहां से ये पी स्क्वायर नहीं है, ये पी है। तो पीईपी, बट अब बन जाएगा ये पी स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स क्यू क्या हो जाएगा, ई क्यू प्लस पी स्क्वायर ई पी। और हमें पता ही है कि जो पी स्क्वायर है वो तो किसके इक्वल है, आई के इक्वल है, हमने देखा ऑप्शन में भी था। तो एक्स क्यू इक्वल्स टू ये बन जाएगा आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ई क्यू प्लस ई पी ही है ये बेसिकली। तो ई की मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, कॉमन ले लेंगे, तो ये बन जाएगा ई इंटू क्यू प्लस पी, ठीक है। अब दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लो, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ई डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू प्लस पी, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में तो हमें पता है कि ये वाला जो डिटर्मिनेंट ऑफ ई है वो जीरो के इक्वल ही है, हमने अभी देखा कुछ देर पहले। तो राइट हैंड साइड तो जीरो है, दैट मीन्स इसको हम जीरो लिख सकते हैं। और जो लेफ्ट हैंड साइड है उसके अंदर दो डिटर्मिनेंट्स की मल्टीप्लिकेशन है, बट जो क्यू है वो तो पहले ही बताया गया है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, दैट मीन्स इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो होगा। दैट मीन्स ये वाला टर्म तो जीरो हो ही नहीं सकता है, इसका मतलब हमारे पास जो डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू है वो जीरो होना चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स जीरो होना चाहिए। और डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स क्या था, यही तो था। दैट मीन्स इसका मतलब है कि जो ये है ई क्यू प्लस पी एफ क्यू इनवर्स, ये होना चाहिए जीरो के इक्वल। क्लियर हो रही है कि बात नहीं। और यही तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में था, तो ये भी जीरो ये भी जीरो, दैट मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है कि नहीं। अगर हम बात करें सी पार्ट की, तो सी पार्ट में क्या है, देखो ई एफ की पावर 3 का डिटर्मिनेंट ग्रेटर देन ई एफ के डिटर्मिनेंट का स्क्वायर। तो ई एफ का जो डिटर्मिनेंट है उसको देख लेते हैं। ई एफ का डिटर्मिनेंट होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ई इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एफ, ये तो जीरो ही होने वाला है ना। तो यहां पर जो ये टर्म है ई एफ की पावर 3 का डिटर्मिनेंट, इसको क्या लिख सकते हैं, ई एफ के डिटर्मिनेंट की पावर 3, और ये तो जीरो ही हो जाएगा। राइट हैंड साइड में ये तो LHS हो गई हमारी, राइट हैंड साइड में तो डायरेक्टली स्क्वायर बाहर ही दिया हुआ है, यहाँ पर तो अंदर था, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आपको याद होगी कि स्क्वायर है ना, पावर कितनी भी हो वो बाहर ले जा सकते हैं। और जो ई एफ के डिटर्मिनेंट का स्क्वायर है वो भी जीरो ही होगा, ठीक है। ये हो गई हमारी RHS, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि बीच में हमारा ग्रेटर देन लिखा हुआ है, लेकिन दोनों साइड ही जीरो के इक्वल है, तो वो इक्वल होनी चाहिए थी जैसा ऊपर वाले में था, बट ऐसा नहीं है, तो हम इसको करेक्ट नहीं लगाएंगे। क्लियर है। अब लास्ट ऑप्शन बचा आपका, ये बोला गया है सम ऑफ द डायगोनल एंट्रीज ऑफ P इनवर्स EP प्लस F इज इक्वल टू द सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज ऑफ E प्लस P इनवर्स FP, ठीक है। तो सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज का मीनिंग क्या हुआ, ट्रेस, है कि नहीं। तो यहां पर हम ट्रेस कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे इस मैट्रिक्स की, ठीक है। तो P इनवर्स EP प्लस F की ट्रेस क्या होगी देखते हैं। P इनवर्स ये है हमारे पास EP प्लस F, ठीक है। अब देखो ये हमारा LHS चल रहा है, ठीक है, ध्यान रखना। LHS बोल सकते हो RHS, मतलब यहां पर इसका जो ट्रेस है इसके इक्वल दिखाना है, तो हम पहले इस वाले को कंसिडर कर रहे हैं। तो यहां पर जो P इनवर्स है वो किसके इक्वल है, P के ही इक्वल है कि नहीं। तो अगर हम यहां पर P पुट कर दें तो ये क्या बन जाएगा, PEP। तो ये क्या बन जाएगा, ट्रेस ऑफ PEP क्या है हमारे पास, F था, याद है कि नहीं। चलो मैं इसको 2 स्टेप्स में लिख लेता हूं, कंफ्यूजन नहीं होना। तो ये आ जाएगा PEP प्लस F, तो ये आ जाएगा ट्रेस ऑफ F प्लस F, तो ये आ जाएगा ट्रेस ऑफ 2F, और ट्रेस के बाहर ले सकते हैं हम 2 को, तो 2 इंटू ट्रेस ऑफ F। और F का जो ट्रेस है वो क्या है, F हमारी ये वाली मैट्रिक्स है, ट्रेस क्या हो जाएगा इसका 1 प्लस 18 प्लस 3, तो ये आ जाएगा 22, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 22, तो ये आ जाएगा 44। क्लियर है। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे वाले पार्ट की, जो बोला गया है कि ये ट्रेस होगा E प्लस P इनवर्स FP के ट्रेस के इक्वल, ठीक है। तो ट्रेस ऑफ E प्लस P इनवर्स FP, ठीक है। तो देखते हैं यहां पर भी क्या बनने वाला है। तो हमारे पास जो P इनवर्स FP था वो तो अभी नहीं है, लेकिन वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कहां से, देखो यहां पर हमारे पास F है PEP, ठीक है। तो इस F की जगह हम वही पुट कर देंगे PEP,
चलो तो यहाँ पर जो P इनवर्स है F की जगह P E P है ना, ये तो F की जगह आया और P बाद में भी है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ट्रेस ऑफ E प्लस P इनवर्स, F की जगह क्या लिख देंगे P E P और P एक बाद में भी है, ठीक है, तो P E P अंदर लिखा F, तो यहां से देखो क्या बनेगा P इनवर्स P, तो P इनवर्स P ये क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही बन जाएगा, है ना, किसी भी इनवर्स से उस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई, और जो P स्क्वायर है वो भी हमारा क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि ये तो क्वेश्चन में हमने देख ही लिया। दैट मीन्स यहाँ पर जो हमारा ट्रेस बनेगा ये क्या बनेगा, E प्लस बीच में क्या बचा E, तो ये भी होगा, है ना, ट्रेस ऑफ 2E, या फिर हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ट्रेस ऑफ E, है कि नहीं। और ट्रेस ऑफ E क्या है, E मैट्रिक्स हमारे पास ये रही, तो इसका भी ट्रेस अगर आप लोगे, ठीक है, 1 3 18, तो यहां पर आ जाएगा आपके पास 2 × 22, तो ये भी बन जाएगा 42। दैट मीन्स दोनों की वैल्यूज इक्वल है, दैट मीन्स सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज दोनों मैट्रिसेस के इक्वल है, तो A B और D आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ी सी मेहनत तो लगती है, बट सारा का सारा वही है जो हमने प्रॉपर्टीज में कराया है चैप्टर्स में, ठीक है। भले ही बहुत सारे उसमें कॉन्सेप्ट्स वीडियो बने हैं, लेकिन वहां पर हमने ये सारे की सारी प्रॉपर्टीज, कुछ भी नया नहीं लिखा है, ठीक है, सारा कुछ पढ़ाया हुआ है, जाकर देखो अच्छे से जिन स्टूडेंट ने नहीं देखा है, और जिनको समझ नहीं आया कहीं ना कहीं और यहाँ पर स्टक हो रहे हैं, तो जाकर दोबारा से देखो उन वीडियोस को, तभी क्लियर होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे जाते हैं जेईई एडवांस में, ठीक है, स्पेशली मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट, ठीक है, एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज, इनवर्स की प्रॉपर्टीज, है ना, और डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज सारे के सारे आपको याद होनी चाहिए बहुत अच्छे से, ओके। बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं जो जेईई एडवांस 2021 में पूछा गया, और अगेन मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट हैं, तो सारे के सारे ऑप्शंस हमें चेक करने होंगे। देखते हैं क्या दिया हुआ है कि कोई भी 3x3 मैट्रिक्स है, तो ये तो डिनोट करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ M, पता ही है, और जो I है वो भी 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये भी पता होता है। जो E और F है वो 3x3 मैट्रिक्स है ना, और इस तरीके से है कि जो I माइनस EF है वो इन्वर्टिबल है, ठीक है। तो जो E है और F है उसके बारे में कुछ नहीं पता, बट जो I माइनस EF है वो तो इन्वर्टिबल है, ये क्लियर है। तो यहां पर हमारे पास गिवन है कि जो G है वो क्या है, I माइनस EF, जो इन्वर्टिबल है उसका ही, उसी का ही इन्वर्स दिया हुआ है G, ठीक है। तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा ये हमको बताना है। तो सबसे पहले तो हम यही देख लेते हैं कि G एक्चुअली में होगा क्या, ठीक है। तो यहां से जो G है वो तो हमारे पास I माइनस EF का इनवर्स है, तो अगर दोनों साइड हम इनवर्स ले ले तो इधर क्या बन जाएगा, G इनवर्स, और इधर इनवर्स का ही इनवर्स ले ले तो क्या होगा, इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा I माइनस EF सिंपली, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, देखो बहुत सारे ऑप्शंस में क्या है FGE या फिर EFG, है ना, कुछ यहाँ पर, तो ये हमारे पास EF तो है और G इनवर्स की कहीं पर भी बात नहीं हो रही है, तो क्या करते हैं G को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों साइड। तो अगर हम प्री मल्टीप्लाई करेंगे तो G इनवर्स बन जाएगा I, यहां पर बन जाएगा G, तो यहां पर बन जाएगा GEF, ठीक है। ये क्या किया हमने, प्री मल्टीप्लाई, तो हमारा जो G है वो पहले आ गया EF से, लेकिन अगर पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा I और यहां पर आ जाएगा G माइनस EF और G, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन आ गई हमारे पास। अब देखो एक जो ऑप्शन है हमारे पास EFG इक्वल टू GEF, क्या ये ट्रू है, तो यहीं से देख लेते हैं, दोनों I के इक्वल ही है ना, दोनों टर्म्स I के इक्वल हैं, तो इनको अगर इक्वल पुट करेंगे G से G कैंसिल हो जाएगा, तो GEF इक्वल टू EFG ही लिखा हुआ है बेसिकली, तो हमारा जो C ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा ऐसे ही देख के, ओके। अब हम फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है कि जो EF का डिटर्मिनेंट है वो इसके इक्वल होगा, तो EF का डिटर्मिनेंट तो ठीक है हमें पता है, बट जो I माइनस FE राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है उसकी बात नहीं हमें पता है कि I माइनस FE क्या होगा। हमारे पास जो गिवन है वो है I माइनस EF, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, FE नहीं है, क्योंकि हमने बताया कि जो E और F दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन हो, कम्यूटेटिव हो, ये जरूरी नहीं है हमेशा। तो जो I माइनस EF है इसी से हम ट्राई करेंगे कि I माइनस FE बनाने की, ठीक है। तो G इनवर्स हमारे पास क्या है, I माइनस EF, तो इसको अगर हमें I माइनस FE बनाना है, दैट मीन्स F पहले मल्टीप्लाई होना चाहिए और ये वाला F नेग्लेक्ट हो जाना चाहिए। तो क्या करेंगे, F से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, प्री मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा FG इनवर्स इक्वल्स टू
है ना, एफ की इसमें मल्टीप्लाई होगी और ये बन जाएगा माइनस एफ ई एफ। क्लियर है? तो यहाँ पर एफ ई तो बन गया है बट एफ एक एक्स्ट्रा है, तो एफ इनवर्स से अगेन मल्टीप्लाई कर देंगे, एफ इनवर्स से करेंगे इनफैक्ट, लेकिन पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे और ये बन जाएगा एफ जी इनवर्स एफ इनवर्स, और यहाँ पर एफ इनवर्स से मल्टीप्लाई होगी तो आई माइनस, और ये वाला एफ से एफ इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देगा, तो ये बन जाएगा फाइनली आई माइनस एफ ई। अब क्लियर हुआ? अब दोनों साइड अगर हम डिटर्मिनेंट लेंगे तो वही तो बन जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ, है ना, आई माइनस एफ ई। तो लेफ्ट हैंड साइड का जो डिटर्मिनेंट लेंगे वो क्या आएगा, वो इसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो वैल्यू है इसको हम यहाँ पर कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ आई माइनस एफ ई दिस, तो एफ जी इनवर्स एफ इनवर्स, है ना, डिटर्मिनेंट, और ये क्या है एफ जी ई मल्टीप्लाई में उसका डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो यहां पर देखो इनको एक्सपेंड कर लेते हैं, ऐसे ही अलग अलग कर लेते हैं, तो जब मल्टीप्लाई में हो तो अलग अलग हो जाते हैं, तो ये बन जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ एफ, और ये जी इनवर्स का डिटर्मिनेंट बनेगा तो इसको लिख लेंगे हम नीचे, और यहां पर भी एफ इनवर्स का डिटर्मिनेंट है ये भी नीचे। ठीक है, और यहां पर बनेगा एफ का डिटर्मिनेंट, जी का डिटर्मिनेंट और ई का डिटर्मिनेंट। तो जी से जी कैंसिल और एफ से एफ कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा देखो, यहां पर बचेगा एफ डिटर्मिनेंट और यहां पर बचेगा ई डिटर्मिनेंट, और यही क्या है ई एफ का डिटर्मिनेंट या फिर एफ ई डिटर्मिनेंट, कैसे भी लिख लो, है ना, आगे पीछे। तो यहां पर ई एफ का डिटर्मिनेंट ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, राइट हैंड साइड हमारे आ गई लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल। क्लियर है? तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है और सी ऑप्शन भी करेक्ट है। अब जो बी और डी है उसको अगर आप ऑब्जर्व करो अच्छे से तो वहां पर दोनों के दोनों सिमिलर हैं, सेम नहीं है, सिमिलर है, बट यहां पर है प्लस साइन के साथ, है ना, एफ जी ई, और यहां पर है माइनस साइन के साथ एफ जी ई। तो कोई भी अगर हम एक चेक कर ले उनमें से कि प्लस वाला करेक्ट है या माइनस वाला करेक्ट है, तो दूसरा इनकरेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम ही अदर चीजें, बस प्लस माइनस साइन का डिफरेंस है। तो हम बी वाला पार्ट चेक करेंगे क्या बनेगा। तो देखो ये क्या है आई माइनस एफ ई, और इधर पे है हमारा आई प्लस एफ जी ई, ये क्या हो गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। इसको देखते हैं, अगर ये आई के इक्वल आ गया तो हमारा बी पार्ट तो करेक्ट हो ही जाएगा, उसी के साथ साथ डी भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखो क्या बनेगा, मल्टीप्लाई करेंगे, आई की आई से होगी और आई की इससे होगी, तो ये बन जाएगा एफ जी और ई, एफ ई की मल्टीप्लाई यहां पर होगी तो माइनस ऑफ एफ ई माइनस, अब एफ ई की इसमें होगी तो एफ ई तो पहले ही लिखा जाएगा और बाद में आएगा एफ जी ई। ठीक है, क्लियर है इतना? अब यहां से देखो क्या क्या चीजें बन रही है, तो आई और माइनस एफ ई को हम अलग लिख लेते हैं। ठीक है, और जो ये है एफ जी ई और यहां पर क्या है एफ ई एफ जी ई, है ना, तो यहां पर देखो ये भी एफ है, ये ई है, ये एफ है, ये ई है। दैट मीन्स जो बीच वाले टर्म्स हैं उनको हम अलग से ब्रैकेट में लिख सकते हैं। देखते हैं कुछ यूजफुल बनता है क्या। तो अगर हम एफ पहले लिखें, जी माइनस ई एफ जी, ये वाला टर्म अंदर लिखें, है ना, और लास्ट में आएगा हमारा ई। तो देखो ध्यान से, ई को छोड़ दो तो क्या बनेगा एफ जी माइनस एफ ई एफ जी, तो एफ जी माइनस एफ ई एफ जी, और बाद में ई से मल्टीप्लाई करेंगे ना, पोस्ट मल्टीप्लाई होगा, तो यहां पर भी ई आ जाएगा और वहां पर भी ई आ जाएगा। इससे बेनिफिट यह होगा कि जो जी माइनस ई एफ जी है वो क्या है, नथिंग बट जी माइनस ई एफ जी। ये वाला देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही है, तो यहां पर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख सकते हैं आई माइनस एफ ई प्लस, यहां पर एफ है, यहां पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो मल्टीप्लाई करेंगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, और ये भी ई है। तो देखो माइनस एफ ई से प्लस एफ ई कैंसिल, दैट मीन्स ये बच गया हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वही हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो हमारा बी पार्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और उसी के साथ हमारा डी पार्ट रॉन्ग हो जाएगा। अगर आपको चेक करना है एज अ प्रैक्टिस तो आप देख भी सकते हो डी पार्ट रॉन्ग होगा कि नहीं, वो डेफिनेटली रॉन्ग होगा। तो इस तरीके से भी आपको, है ना, ये सब प्रॉपर्टीज आनी चाहिए। अगेन सारा का सारा एडवांस में प्रॉपर्टीज का खेल है। ठीक है, और कुछ नहीं है। आगे बढ़े बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर भी जेईई एडवांस 2020 का है और मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट है। बोला गया है कि जो M है वो 3x3 इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, मीन्स इसका कोई इन्वर्स हो सकता है विद रियल एंट्रीज, और जो I है वो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ही। तो M इनवर्स दिया हुआ है एडजॉइंट ऑफ M, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, सभी, है ना, हमेशा ट्रू होगी।
तो यहाँ पर हमारे पास है m जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है, डिटर्मिनेंट ऑफ m 1 के इक्वल है, m स्क्वायर इज i, एडजॉइंट ऑफ m स्क्वायर इज i। ठीक है, तो देखने की कोशिश करते हैं कौन कौन सी बातें सही है इनमें से। तो जो m इनवर्स है, दोनों साइड अगर हम क्या ले लें, डिटर्मिनेंट ले ले, तो क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ m इनवर्स, ताकि हम डिटर्मिनेंट ऑफ m पे कमेंट कर सके। और यहां पर अगर इनका डिटर्मिनेंट ले ले तो ये क्या बनेगा, एडजॉइंट ऑफ m, है ना, और इसका भी डिटर्मिनेंट। क्लियर हो रही है बात। तो देखो एडजॉइंट और एडजॉइंट ऑफ m क्या लिखा हुआ है, बेसिकली ये लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट ऑफ m और अंदर m। क्यों, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ m क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ m की पावर n-2, लेकिन यहाँ पर n क्या है, ऑर्डर क्या है 3, तो 3 - 2 1, तो पावर आएगी 1 और मल्टीप्लाई में m मैट्रिक्स भी रहेगा। और यहाँ पर जो m इनवर्स का डिटर्मिनेंट है ये तो हो जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ m। क्लियर है। अब ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ m है इसको बाहर लाना है, तो वो कैसे आएगा, पावर के साथ आएगा। कितनी पावर के साथ, जितना ऑर्डर है, तो ये आ जाएगा 3 पावर के साथ, है ना, ये कांस्टेंट टर्म है ना एक, और अंदर बचेगा डिटर्मिनेंट ऑफ, जिसके साथ वो मल्टीप्लाई है, मीन डिटर्मिनेंट ऑफ m, और यहाँ पर भी 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ m। तो अगर इसको भी उधर ले जाए तो टोटल बन जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ m की पावर 5 = 1। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ m = 1। ठीक है, बाकी जो रूट्स आएंगे वो रियल नहीं होंगे, तो यहाँ पर जो ये रूट है यही सिर्फ रियल है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ m है वो तो 1 के इक्वल ही आ गया, दैट मीन्स ये वाला जो b पार्ट है वो तो करेक्ट है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, कुछ और देखने की कोशिश करते हैं। तो अब हमें पता तो चल गया कि भाई डिटर्मिनेंट ऑफ m 1 है, इसको अगेन हम कंसिडर करते हैं। तो यहां से क्या इस बार कैलकुलेट करेंगे, m इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ m। ठीक है, और डिटर्मिनेंट ऑफ m नीचे रहेगा, तो क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ m तो 1 ही है, तो एडजॉइंट के बारे में भी हमें कुछ ना कुछ पता चलेगा, क्योंकि उसके बारे में भी कुछ पूछा गया है। तो एडजॉइंट ऑफ m इक्वल्स टू में क्या है, एडजॉइंट ऑफ m, जिसकी वैल्यू होगी डिटर्मिनेंट ऑफ m इंटू m। क्लियर है, जैसे हमने यहां से यहां पर लिखा था। तो यहां से ये वाला जो डिनोमिनेटर है और ये वाला वैल्यू तो 1 ही है, दैट मीन जो एडजॉइंट ऑफ m है वो किसके इक्वल है, m के इक्वल है। ठीक है, तो यहां पर इसका स्क्वायर लेना है, तो स्क्वायर से रिलेटेड तो अभी कुछ बात नहीं हुई, बट हमें इतना पता है कि जब हम m एडजॉइंट m लिखते हैं, ठीक है, ऐसे m एडजॉइंट ऑफ m लिखते हैं किसी भी मैट्रिक्स का, उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इंटू i, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो m एडजॉइंट ऑफ m यहां पर कितना हो जाएगा, देखो डिटर्मिनेंट ऑफ m कितना है 1, तो यहां से आ जाएगा i। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एडजॉइंट m, और m इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करते तो ये आ जाएगा m इनवर्स। ठीक है, तो यहां से देखो एडजॉइंट ऑफ m आ रहा है और यहां से आ रहा है एडजॉइंट ऑफ m इज m इनवर्स, तो इन दोनों से अगर हम कंक्लूड करें तो m इक्वल्स टू आ जाएगा m इनवर्स, और m स्क्वायर इक्वल्स टू i भी आ जाएगा, है कि नहीं। तो जो m इक्वल्स टू m इनवर्स है, m के बारे में भी पूछा गया है, m इक्वल्स टू i, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा, नहीं i के इक्वल तो नहीं है m, वो तो उसके इनवर्स के इक्वल है, लेकिन m स्क्वायर i है, इतना क्लियर है। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं हम डी पार्ट की, तो एडजॉइंट ऑफ m का होल स्क्वायर, तो एडजॉइंट ऑफ m इसका स्क्वायर लेना है, तो क्या बनेगा, m स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और m स्क्वायर हमने क्या देखा इन दोनों कंक्लूजन से, m इज इक्वल्स टू m इनवर्स, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, m स्क्वायर इक्वल्स टू i, तो m स्क्वायर को यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, i, दैट मीन्स एडजॉइंट ऑफ m का स्क्वायर क्या हो गया, i के इक्वल। तो ये हो गया डी पार्ट हमारा करेक्ट। तो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था ये, तो है ना, जिस तरीके का क्वेश्चन हम अभी तक सोल्व करते आ रहे, बट यहाँ पर भी जो प्रॉपर्टीज है वो आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें पूरा का पूरा जो हमारा लेक्चर था एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पर पूछ ली गई है, डिस्कस कर ली गई है ना। कोई भी इसमें कुछ भी ऐसा प्रॉपर्टी नहीं है जो हमने नहीं सीखा हो, प्रैक्टिस ना किया हो, तो जाकर देखो अच्छे से और सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लो अपने एडजॉइंट मैट्रिक्स के। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि जो P1 है वो ये मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, P2, P3, P4, P5 एंड P6 कुछ मैट्रिसेस हैं, और यहाँ पर जो X मैट्रिक्स है वो इक्वल टू है सिग्मा K इक्वल्स टू 1 to 6 PK इंटू दिस मैट्रिक्स इंटू PK का ट्रांसपोज।
ठीक है। तो यहाँ पर इस मैट्रिक्स को सपोज मैं ए नेम दे देता हूँ, बार बार इसको रेफर करना होगा। तो यहाँ पर जो पी के है वो क्या है, के इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो P1, के इक्वल टू 2 तो P2, P3, P4 है ना, P5, P6 तक जाना है और उतनी ही हमारे पास मैट्रिसेस है ऑलरेडी। यहाँ पर आपको इन मैट्रिसेस को ऑब्जर्व करना होगा। देखो अगर हम P1 की बात करें तो ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसका अगर हम ट्रांसपोज लेंगे तो वो क्या बनेगा, सिंपली P1 ही हो जाएगा, है कि नहीं। और जो P2 है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, बट इसका अगर ट्रांसपोज लोगे आप, ध्यान से देखो, वो भी हमारा P2 ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह की मैट्रिसेस है। आगे बढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है, क्योंकि ये PK का ट्रांसपोज डिनोट्स द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स PK, तो पता ही है, तो बताना है कि कौन कौन से ऑप्शंस यहाँ पर करेक्ट है। सबसे पहला ऑप्शन ही बोला गया है कि जो X है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये बताओ सही है या गलत है, ठीक है। सारे ऑप्शंस यहाँ पर चेक करने होंगे, कुछ अलग से कैलकुलेट करने के लिए नहीं बोलते हैं, वे बोल देते हैं कि ये सिचुएशन है भैया, अब उसके बाद आप सारे के सारे ऑप्शंस को चेक करो कि वो सही है या रॉन्ग है। तो अब देखने की कोशिश करते हैं कि जो X है वो क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो जो हमारे पास X है उसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं PK, सिग्मा के साथ PK A, PK का ट्रांसपोज, और जो K है वो 1 से लेकर 6 तक है कि नहीं, और जो A मैट्रिक्स है ये वाली है, ठीक है। और यहां पर अगर हमें चेक करना हो कि ये जो X मैट्रिक्स है ये है ना सिमेट्रिक है या नहीं है, तो उसके लिए क्या करना होगा, ट्रांसपोज लेना होगा इसका। तो इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, देखो सिग्मा, पहले तो पूरे टर्म का ही है ना ट्रांसपोज लेंगे, दोनों साइड ट्रांसपोज ले रहे हैं ये सोचो, ठीक है, के इक्वल टू 1 to 6। अब क्योंकि ये सिग्मा के साथ है तो क्या क्या बनेगा, P1 A P1 का ट्रांसपोज प्लस P2 A P2 का ट्रांसपोज, आप लिख सकते हो पूरा, और फिर उसके ऊपर पूरा का पूरा ट्रांसपोज, ठीक है। तो इस टर्म पे हमने ट्रांसपोज लगा दिया दोनों साइड। अब क्या करना है, तो हमने देखा है कि जब भी कुछ टर्म्स कुछ मैट्रिसेस प्लस में लिखी हुई हो और पूरे पे ट्रांसपोज हो तो वो ट्रांसपोज है ना इंडिविजुअल पे आ जाता है। तो यहां से क्या बनेगा, सिग्मा ये बन जाएगा PK A PK का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है। तो हर एक टर्म पे जा रहा है और उसके बाद हम अब ऐड कर रहे हैं। डिफरेंस समझ में आ रहा है कि नहीं। अब यहां से इस ट्रांसपोज को अप्लाई करोगे तो क्या होगा, यहां से बन जाएगा आपके पास सिग्मा, पहले आएगा ये वाला टर्म PK के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो यहां पर आ जाएगा PK, ठीक है। फिर A वाला टर्म तो इसका भी ट्रांसपोज, और फिर जो लास्ट वाला मींस उधर से लास्ट है इधर से फर्स्ट है उसका भी ट्रांसपोज, ठीक है। तो K इक्वल टू 1 to 6। अब देखो ये तो PK और P का ट्रांसपोज ये तो लास्ट में और फर्स्ट में है ही, बीच में है A का ट्रांसपोज। और A मैट्रिक्स को अगर आप ध्यान से देखो तो जो रो है 2 1 3 वही उसका कॉलम है फर्स्ट, जो सेकेंड रो है 1 0 2 वही सेकेंड कॉलम है, जो थर्ड रो है 3 2 1 वही उसका थर्ड कॉलम है। दैट मीन्स जो A ट्रांसपोज है वो भी हमारा A के इक्वल ही है। क्लियर हो रही है बात। तो यहां से जो X है ना, X का ट्रांसपोज है उसको क्या लिख सकते हैं हम, सिग्मा PK, A के ट्रांसपोज को A और लास्ट में PK का ट्रांसपोज, और जो K है वो 1 से लेकर 6 तक। दैट मीन्स जो यहां पर ये टर्म बना, देखो इसको ध्यान से, ये क्या बना हुआ है, ये वही तो है जहां से स्टार्ट किए थे, वो क्या है X। तो X के ट्रांसपोज को कैलकुलेट किया तो X आ गया। दैट मीन्स हमारी मैट्रिक्स जो X है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, ठीक है। थोड़ा समझ में आया। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। ये तो A पार्ट हो गया हमारा। जो B पार्ट है उसमें बोला गया है कि जो सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज है वो किसके इक्वल है, X के है ना 18 के इक्वल है। तो जो ये मैट्रिक्स है इसके जो डायगोनल एंट्रीज है वो 18 के इक्वल है, उसको ध्यान से देखते हैं। तो डायगोनल एंट्रीज का मतलब है ट्रेस कैलकुलेट करने को पूछा गया है, और ट्रेस ऑफ X, और ट्रेस ऑफ X क्या है, ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स, ठीक है, सिग्मा PK A PK का ट्रांसपोज, ठीक है। तो यहां पर देखो K 1 to 6 आप लिख सकते हो, ठीक है। तो यहां पर जो मल्टीप्लाई में हर एक टर्म में क्या होगा, P1 A है ना, P1 का ट्रांसपोज, P2 A P2 का ट्रांसपोज। आपको अगर याद हो एक प्रॉपर्टी हम यहां पर यूज करने वाले हैं, अगर आपको याद हो तो जो ट्रेस ऑफ AB होता है ना, वो होता है ट्रेस ऑफ BA के इक्वल, है कि नहीं। इन जनरल हो सकता है कि जो AB है वो BA मैट्रिक्स के इक्वल ना हो, लेकिन जो उनके डायगोनल एलिमेंट्स का सम होगा या
ट्रेस होगा वो हमेशा इक्वल होगा, ये हमने सीखा था ट्रेस वाली प्रॉपर्टीज में। तो यहां पर हम यही प्रॉपर्टीज को यूज करने वाले हैं। तो इसको एज्यूम कर लेते हैं कि ये एक मैट्रिक्स है और ये जो A इंटू पी का K का ट्रांसपोज लिखा हुआ है वो दूसरी मैट्रिक्स है। तो क्या लिख सकते हैं हम, जो दूसरी मैट्रिक्स है उसको पहले भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है कि नहीं। तो क्या बनेगा देखो, उस प्रॉपर्टी से ये बन जाएगा सिग्मा, इसको हम पहले लिख लेंगे तो ये बन जाएगा A पी के का ट्रांसपोज, और फिर जो पहले लिखी हुई थी मैट्रिक्स उसको बाद में लिख लेते हैं पी के, ठीक है। तो यहां पर देखो जो ये पी के का ट्रांसपोज इंटू पी के है, ये वाला जो टर्म है ये हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनने वाला है जिस तरीके की हमारी मैट्रिसेस हैं। अब कोई भी मैट्रिक्स उठाकर देखो, है ना, मान लो P2 कर, है ना, K = 2 पुट कर लो, तो वहां पर क्या आएगा, P2 का ट्रांसपोज इंटू P2। तो ये वाला जो मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज ले लो और फिर उसको इसी से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और पहले बताया कि ये तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो यही बनने वाली है, और इसकी मल्टीप्लाई इसी में करोगे तो आप देखोगे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनने वाला है। ये सारी की सारी उसी तरीके से मैट्रिक्स है, ठीक है। तो यहां पर हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा, दैट मीन्स हम फाइनली लिख रहे हैं ट्रेस ऑफ सिग्मा, है ना, ए मैट्रिक्स, ठीक है। और जो सिग्मा है उसको बाहर भी ले सकते हैं, ठीक है। तो जहां जो यहां पर सिग्मा है वो क्या है, K = 1 to 6 जा रहे हैं, या तो A को हम 6 टाइम्स, है ना, ऐड कर ले, या फिर सिग्मा बाहर लेके, है ना, ट्रेस कैलकुलेट करके फिर से ऐड कर ले। तो यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, ट्रेस ऑफ A वो है 2 + 1 3। तो यहां से जो ट्रेस ऑफ दिस आ जाएगा, ट्रेस ऑफ दिस, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा ट्रेस ऑफ A, तो ये आ जाएगा आपके पास सिग्मा 3, ट्रेस ऑफ A क्या है 3, और ये क्या है K = 1 to 6 टाइम्स है, तो ये आ जाएगा 6 × 3 दैट मीन्स 18, ठीक है। तो जो बी पार्ट है हमारा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं सी पार्ट की। तो इसमें बोला गया है कि जो x है उसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया किसी मैट्रिक्स का, और इक्वल्स टू अल्फा इंटू दैट मैट्रिक्स, ठीक है, देन अल्फा = 30। तो इस कंडीशन पे हमें चेक करना है कि जो अल्फा है वो 30 है या नहीं है, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स को मैं मान लेता हूं बी मैट्रिक्स, थोड़ा आसान हो जाएगा लिखना बार बारी, ठीक है। तो सी पार्ट जो हमारा है उसको हम देखते हैं ध्यान से। तो एक्स बी लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है, ठीक है, इक्वल्स टू अल्फा बी, यही है हमारा सी पार्ट। तो यहां से बताना है कि जो अल्फा है वो 30 के इक्वल है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, LHS लेकर चलेंगे और उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे, और फिर देखेंगे कि जो बी के साथ बनेगा वो अल्फा कितना आएगा। तो एक्स के साथ, एक्स क्या है यहाँ पर देखो, एक्स है सिग्मा पी के ए पी के का ट्रांसपोज इंटू बी, ठीक है। और जो के है वो 1 से 6 तक जा रहा है। तो यहां पर आप ध्यान से देखो, तो यहां पर जो ये मैट्रिक्स है पी के का ट्रांसपोज इंटू बी, ठीक है। तो हर एक मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज लेके बी से मल्टीप्लाई करोगे, और जो बी है वो क्या है 1 1 1, ठीक है। तो यहां पर कुछ इस तरीके से है मैट्रिक्स, देखो हर एक रो में क्या है 1 1 1 है, और हर एक कॉलम में भी 1 1 1 है। किसी भी मैट्रिक्स को आप उठा के इस 1 1 1 कॉलम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो तो आपको दिखेगा कि वहां पर 1 1 1 ही बनने वाला है, ठीक है। तो इसका जो कैलकुलेशन आएगा पी के ट्रांसपोज इंटू बी, और या फिर पी के इंटू बी ले लो, दोनों के दोनों का मल्टीप्लाई क्या आएगा, फाइनली बी ही आने वाला है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो सिग्मा जो पी के है ए है, और इसका जो कैलकुलेशन आएगा वो क्या आ जाएगा ए बी, ठीक है। तो जो के है वो तो 1 से 6 तक वेरी कर ही रहा है, लेकिन अब फायदा ये हुआ कि जो ए इंटू बी है वो हमारा कांस्टेंट आ गया, वो हमारा के पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जो पी के है बस उसको हमें ऐड करना है, ए बी हमारा हर बार कॉमन ही रहेगा। तो आप ध्यान से देखो कि जो पी के मैट्रिक्स है, मीन्स के = 1 से 6 मैट्रिक्स, इनको अगर हम ऐड करें तो ऐड क्या करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सिंपली ऐड करना है। तो अगर हम A11 की बात करें तो क्या बनेगा, इन सभी को ऐड करके देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, बाकी इस जगह A11 की पोजीशन पे 0 ही है, दैट मीन्स 2 बनेगा। A12 देख लो, मीन्स ये वाला एलिमेंट, तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 1, तो 2 हो गया, और यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 0, तो हर जगह 2 बन रहा है, ठीक है। आप और भी एलिमेंट्स चेक करोगे तो हर जगह 2 ही बनेगा। तो जो ये वाला टर्म है
पी के का है ना समेशन, तो ये आ जाएगा आपके पास हर एक एलिमेंट पे 2 2 2 है ना, और कुछ नहीं आएगा, यही आ जाएगा। और जो ये मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स को देखो क्या है, ये हमारे पास 2 1 3 1 0 2 और 3 2 1, और जो बाद में जो कॉलम मैट्रिक्स है वो कितनी है 1 1 और 1, बस ये हमें फाइंड आउट करना है, तो यही हमारा हो जाएगा एक्स बी। ठीक है, इनफैक्ट हमें बी कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, यहीं से हो सकता है, बट ठीक है हम उसके साथ ही कर लेते हैं ना। तो यहां से देखो क्या बनेगा, इसको अब एज इट इज रहने दो, 2 2 2, इसको देखते हैं, कैलकुलेशन आसान है। यहां से देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम के साथ, तो हमारे पास एक कॉलम मैट्रिक्स ही बनने वाला है 2 1 3, तो 1 1 से मल्टीप्लाई होगी तो ऐड ही हो जाएगा सिंपली, तो ये आ जाएगा 6, 1 और 2 यहां पर आ जाएगा 3 और यहां पर भी आ जाएगा 6। ठीक है, अब यहां से मल्टीप्लाई करना भी आसान है, अभी हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं एक्स भी, तो यहां से देखो क्या बनेगा, 2 की मल्टीप्लाई 6 से होगी, 2 की मल्टीप्लाई 3 से, 2 की मल्टीप्लाई 6 से, है ना, हर बार 2 2 है, तो इनका जो समेशन है वो क्या है 6 6 12 और 3 15, और हर बार 2 से मल्टीप्लाई हो रही है तो ये आ जाएगा 30। ठीक है, इनफैक्ट ये कॉलम मैट्रिक्स ही होगा, तो इसमें हम एक ही कॉलम लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी 30, नीचे भी 30 और यहाँ पर भी 30, तो अगर 30 यहाँ से कॉमन ले ले तो क्या बनेगा अंदर 1 1 1, दैट मीन्स 30 बी के इक्वल। ठीक है, बी मैट्रिक्स, दैट मीन्स जो एक्स बी है वो किसके इक्वल आ गया है 30 बी के इक्वल, और अगर कंपेयर करें तो जो अल्फा है वो किसके इक्वल आ गया है 30 के इक्वल, दैट मीन्स जो हमारे पास सी ऑप्शन है वो भी करेक्ट हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं डी ऑप्शन की, बोला गया है जो x माइनस 30i है दैट इज एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स। तो इनवर्टिबल मैट्रिक्स कब होता है, जब उसका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल्स टू 0 हो, है ना। तो यहां पर देखने की कोशिश करते हैं कि x माइनस 30i, ठीक है, तो देखो यहां पर ध्यान से, अगर हम इसको इधर ले आए, है ना, लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा एक्स बी माइनस 30b इक्वल्स टू, इधर बचेगा नल मैट्रिक्स। तो इसी में से अगर हम b कॉमन ले ले तो ये क्या बचेगा x माइनस 30, और क्योंकि कांस्टेंट है मैट्रिक्स की बात हो रही है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगाना होगा इनटू b इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। ठीक है, तो जो b मैट्रिक्स है उसको तो देखो आप, ये तो हमारे पास क्या है b मैट्रिक्स 1 1 1 है, दैट मीन्स इसका जो डिटर्मिनेंट है वो तो नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, यहां से हम लिख सकते हैं कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ b है वो नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, दैट मीन्स अगर हम इसको लिखे इस वाली सिचुएशन को, है ना, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले ले तो क्या बनेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ x माइनस 30i इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b इक्वल्स टू 0, क्योंकि नल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट तो 0 ही होगा, और इधर पे है ये मल्टीप्लाई में। अब ध्यान से देखो कि इसके बारे में हमसे पूछा गया है, और ये वाली जो मैट्रिक्स है इसका पता है कि जो डिटर्मिनेंट है b का वो 0 नहीं होगा, दैट मीन्स अगर दोनों की मल्टीप्लिकेशन 0 है तो इसको ही 0 होना होगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं दैट x माइनस 30i का डिटर्मिनेंट इज 0, दैट मीन्स दिस इज नॉट इन्वर्टिबल। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट ही 0 के इक्वल आ गया। ठीक है, तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स नहीं होगी, दैट मीन्स हमारे पास जो डी ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो ऐसे केस में हमारे पास डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था यहाँ पर, ठीक है, इन सभी प्रॉपर्टीज को लगाना, बट अगर आपको बेसिक्स क्लियर है आपके और कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पढ़े हुए हैं, समझे हुए हैं, प्रैक्टिस किए हुए हैं, तो आप इस तरह के क्वेश्चन भी आसानी से कर लोगे। ठीक है बच्चों, आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं जो जी एडवांस 2019 में आया हुआ है और मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट है। यहां पर दिया हुआ है कि जो m मैट्रिक्स है वो ये है, और इसका जो एडजॉइंट ऑफ m है, ठीक है, इस मैट्रिक्स का, वो भी हमें गिवन है। वाओ, तो बोला गया है जो a और b है वो रियल नंबर्स हैं। ठीक है, तो वही बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, कंडीशन दे दी है, एक m ये है, m एडजॉइंट ऑफ m ये है, जो a और b है वो कहां पर अपीयर हो रहे हैं, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। ठीक है, तो उनके बेसिस पे हमें चारों के चारों ऑप्शंस को कैलकुलेट करना है, चेक करना है कि वो सही है या गलत है।
तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है ये मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट में, इसी तरीके से आते हैं क्वेश्चन है ना, सारे ऑप्शंस ही आपको चेक करने होंगे, सारे की सारी थ्योरी आपको क्लियरली पता होनी चाहिए। इसीलिए मैं बार बार मैट्रिसेस चैप्टर में भी और डिटर्मिनेंट चैप्टर में भी बहुत बार बोला कि कहीं पर भी, ठीक है, इनवर्स आ जाएगा और कहीं पर भी मैट्रिसेस के कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, ठीक है, एडजॉइंट कुछ भी आ जाएगा उसमें। तो मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट चैप्टर दोनों को एक साथ क्लब करके समझो, पढ़ो, है ना, जो भी कहीं पर डाउट हो पूछो जल्दी से आके, बहुत सारे तरीके हैं डाउट पूछने के आपको आपके पास। तो यहां पर हम चेक करते हैं सबसे पहले ए और बी, क्योंकि बी ऑप्शन हमारा डायरेक्टली ए और बी के ऊपर ही है, ठीक है, कम से कम 1-2 मार्क्स तो हम सिक्योर कर ले पार्शियल मार्किंग के थ्रू। तो हमें पता है कि जो m है और एडजॉइंट ऑफ m है उसका वैल्यू क्या होता है, आपको याद हो अगर, m एडजॉइंट ऑफ m ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ m इंटू आई के इक्वल, याद है कि नहीं है। फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स, जो हमारा पूरा लेक्चर था, सारे की सारी प्रॉपर्टीज यहीं से हुई थी, इसको हम पूरा का पूरा लिखने की कोशिश करते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 होती है ना, डायगोनल एलिमेंट्स पे 1, तो यहां पर डिटर्मिनेंट ऑफ m से मल्टीप्लाई है तो क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट्स पे डिटर्मिनेंट ऑफ m बनेगा, है कि नहीं, याद होगा आपको, आपने देखा होगा अगर लेक्चर, तो उस केस में हमारे जो अदर प्लेसेस पे एलिमेंट्स वो सबके सब 0 हो जाएंगे। तो इससे क्लियर क्या हो रहा है कि m और एडजॉइंट ऑफ m इन दोनों मैट्रिक्स को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो डायगोनल एलिमेंट्स पे क्या बनेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ m बनेगा, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं हम कि जो डायगोनल एलिमेंट्स पे बनने वाले हैं उनको कैलकुलेट कर लो और वो डिटर्मिनेंट ऑफ m के इक्वल होंगे। दैट मीन्स सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स जो m और एडजॉइंट m के मल्टीप्लाई करने पे मिलेंगे वो, है ना, इक्वल होंगे डिटर्मिनेंट m के। तो क्या करेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स के लिए क्या करते हैं, अगर हमें ये वाला एलिमेंट चाहिए 1 1 तो उसके लिए क्या करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई, तो 0 की -1 से तो 0, 1 की 8 से तो 8 और 5, है ना, -5 इंटू है तो -5 है, इक्वल टू किसके होगा, ये 2 2 एलिमेंट वाला है ना, तो ये क्या है, सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, तो सेकंड रो की मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम से, तो यहां पर आ जाएगा 1 2 3 इंटू 1 -6 और 3, तो 1 की मल्टीप्लाई 1 से होगी 1, ये हो जाएगा -12 और ये हो जाएगा 9, तो 9 + 1 10 और -12 तो ये आ जाएगा -2 इक्वल्स टू, अब ये जो थर्ड रो थर्ड कॉलम में है तो थर्ड रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम से करेंगे तो ये आ जाएगा -3 2b और -1, ठीक है। तो यहां से क्या बनने वाला है, -3 और -1 -4 और 2b, तो 2 - 4b ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहां से हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ m भी कैलकुलेट कर लेंगे और साथ ही साथ a और b का वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे, क्योंकि हमें पता है ये तीनों आपस में इक्वल है, ठीक है, तो ये तो कांस्टेंट ही है ना, तो यहां से हम 2 इक्वेशन जनरेट कर सकते हैं, क्या, 8 - 5a = -2, तो यहां से सोल्व करके क्या आएगा, a = यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, 2 - 4b = -2, तो ये इधर तो b = आ जाएगा यहाँ से 1 के इक्वल, क्लियर है। तो a = 2 b = 1, तो a + b कितना हो गया, 3 के इक्वल, यस करेक्ट हो गया, ठीक है। और जो यहां से हमें डिटर्मिनेंट ऑफ m मिला वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड -2 मिल गया है कि नहीं, तो इसी के बेसिस पे हम और भी ऑप्शंस चेक करेंगे, जैसे ये वाला है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ m² = 81, तो क्या करेंगे यहाँ पर इस फॉर्म में लिख लेते हैं जिससे हम ज्यादा फेमिलियर है, एडजॉइंट ऑफ m² = कितना होगा ये देखना है बस। तो एडजॉइंट ऑफ एनी मैट्रिक्स और उसका डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है तो उस मैट्रिक्स पे क्या बनेगा, डिटर्मिनेंट की पावर n-1, है कि नहीं। जब भी हम एडजॉइंट ऑफ सम मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेते हैं तो उसी डिटर्मिनेंट उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का पावर n-1, n है यहाँ पर 3, तो 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2 के इक्वल, और पावर डिटर्मिनेंट के अंदर बाहर होती है, दैट मीन्स यहाँ पर आ जाएगा डिटर्मिनेंट की जो है ना पावर है वो हो जाएगी 4, तो डिटर्मिनेंट की पावर 4 दैट मीन्स -2 की पावर 4, तो यह आ जाएगा -2 की पावर 4 मीन्स 16, ठीक है। तो जो ए पार्ट है ना वो किसके इक्वल आ गया, 16 के, बट गिवन किसके है, 81 के, दैट मीन्स ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो 18 है थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है। अब क्योंकि जो a + b आया कितना है, 2 + 1 3, तो 3 की पावर अगर 4 लेंगे तो 81 ही आने वाला है, तो ऑप्शन ही कुछ इस तरीके से सेट किए जाते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ उनमें, लेकिन हमें नहीं होना है कंफ्यूज,
ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन देखते हैं, बोला गया है कि इफ m इंटू दिस कॉलम मैट्रिक्स इक्वल टू दिस कॉलम मैट्रिक्स, तो जो अल्फा है माइनस बीटा प्लस गामा है वो 3 के इक्वल होगा। तो इसको भी चेक कर लेते हैं। इस मैट्रिक्स को हम x बोल देते हैं और इस मैट्रिक्स को सपोज b बोल देते हैं। तो यहां से अगर c मैट्रिक्स हमें है ना c ऑप्शन में अगर चेक करना है तो क्या लिखा हुआ है, mx इक्वल टू b लिखा हुआ है। तो जो x है वो क्या आ जाएगा, m इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दो तो m इनवर्स इंटू b आ जाएगा, है कि नहीं। अब यहां पर देखो m इनवर्स, तो m इनवर्स अगर हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कर लेंगे, उससे बेनिफिट ये होगा कि जो x है, जो ये x है, x के अंदर क्या है अल्फा बीटा गामा, तो हमें अल्फा बीटा गामा की डायरेक्ट वैल्यूज मिल जाएगी जब हम m इनवर्स है ना m इनवर्स इंटू b करेंगे। अब जो m इनवर्स है उसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे, हम उसको लिख लेंगे एडजॉइंट ऑफ m, ठीक है, इंटू में तो b है ही और डिटर्मिनेंट ऑफ m भी लिख सकते हैं ना नीचे। तो m इनवर्स को क्या लिखा है, एडजॉइंट ऑफ m बाय डिटर्मिनेंट ऑफ m, और डिटर्मिनेंट ऑफ m हमें पता ही है -2 है, तो इसको लिख लेंगे है ना 1/-2, ये तो हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ m और एडजॉइंट ऑफ m इंटू b। क्लियर है। तो ये अगर हमने फाइंड आउट कर लिया, अब क्योंकि एडजॉइंट ऑफ m हमें पता है गिवन है क्वेश्चन में, और जो b है वो भी पता है, ये वाला 1 2 3 कॉलम मैट्रिक्स। तो यहाँ पर ना जब आप एडवांस का क्वेश्चन करते हो तो वहां पर ना लॉजिकली चीजों को बताया जाता है। यहाँ पर आपसे ये नहीं बोलेगा कि m ये है भाई एडजॉइंट ऑफ m कैलकुलेट करके बताओ, ठीक है, या फिर m इनवर्स कैलकुलेट करके बताओ। अगर कुछ प्रॉपर्टीज के थ्रू कर पा रहे हो अच्छी बात है, डायरेक्टली नहीं बोले कि एडजॉइंट ऑफ m कैलकुलेट करो, नहीं, उसको हमें लॉजिकली यूज करना है एडजॉइंट ऑफ m जो ऑलरेडी दे दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से सोचना स्टार्ट करना होगा। मेंस में थोड़ा डिफरेंट लेवल होता है, एडवांस में तो ऑल टुगेदर डिफरेंट लेवल होता है, बट प्रैक्टिस के साथ आप ये सब चीजें है ना कर सकते हो अपनी प्रैक्टिस में। तो यहां पर जो x है वो किसके इक्वल आएगा, 1/-2 एडजॉइंट ऑफ m इंटू b, वही हमने यहां पर लिख लिया है। तो ये तो हमारा x कॉलम मैट्रिक्स हो गया अपॉन 1/-2 है ना, और ये क्या है हमारा एडजॉइंट ऑफ m ये वाला, और ये है हमारे पास b, ठीक है। तो बस इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें, तो क्या आएगा ध्यान से देखते हैं। अब हमें पता है कि ये कॉलम मैट्रिक्स ही बनने वाला है कि नहीं, क्योंकि ये क्या है 3x3 का मैट्रिक्स है और ये हमारे पास 3x1, तो ये इसको अगर हटा दे तो 3x1 का ही मैट्रिक्स बनेगा आगे। तो क्या बनेगा वो देख लेते हैं बस। तो फर्स्ट कॉलम की है ना फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, -1 इंटू 1 तो -1, और ये बन जाएगा +2 तो 1, और ये बन जाएगा -3 तो ये बन जाएगा आपका -2, ठीक है। और आगे करोगे तो 8 -12 -4 और ये 6 तो ये +2, और लास्ट में बन जाएगा -5 और -3 -8 +6 तो -2, और इसको अगर आप सोल्व करोगे है ना -1/2 से डिवाइड भी तो करना है, तो ये बन जाएगा 1 -1 और 1, ठीक है। तो ये किसका इक्वल आ गया, अल्फा के है ना इस x मैट्रिक्स के इक्वल। तो यहां से अगर कंपेयर करें तो अल्फा 1 बीटा -1 और गामा 1 के इक्वल आ गया है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा, दैट मीन्स यहां पर आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा क्या होगा 1 माइनस -1 + 1, ठीक है। तो 1 + 1 + 1 दैट मीन्स 3 के इक्वल है, और यहां पर भी 3 के इक्वल है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो 3 पार्ट तो आपके हो गए। अब बात करते हैं लास्ट वाले पार्ट की। यहां पर है एडजॉइंट ऑफ m का इनवर्स प्लस एडजॉइंट ऑफ m इनवर्स इक्वल टू माइनस ऑफ m, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज भी आपको याद होनी चाहिए। हालांकि मैंने ये पूरे के पूरे लेक्चर्स में कहीं नहीं कराई है, बट कुछ चीजें ऐसी होंगी जो कहीं ना कहीं आपको खुद से भी सीखनी होगी, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, मैं इसको बता देता हूं क्या बनने वाला है। तो जो डी पार्ट है वो मैं बता देता हूं, ठीक है। तो यहां से ये है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ m का इनवर्स, ठीक है, और प्लस में एडजॉइंट ऑफ m इनवर्स, ओके। तो जो ये सेकंड वाला पार्ट है इसको देखते हैं अलग से, ठीक है। तो जो एडजॉइंट ऑफ m इनवर्स है, तो हमें पता है कि m इनवर्स की अगर हम मल्टीप्लाई कर दें है ना, और एडजॉइंट ऑफ m इनवर्स ऑलरेडी है, तो ये क्या बन जाएगा m इनवर्स का डिटर्मिनेंट इनटू I मैट्रिक्स, है कि नहीं। याद करो कोई भी मैट्रिक्स और उसके एडजॉइंट ऑफ m, पहले ही तो बताया ये प्रॉपर्टी तो हमने यूज भी करी है ना, बस यहाँ पर m लिखा हुआ है और यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ है ना सॉरी m इनवर्स लिखा हुआ है, क्योंकि हमें m इनवर्स का ही काम है यहाँ पर। तो देखो इससे बेनिफिट क्या हुआ
कि जो ये m इनवर्स है इसको क्या लिख सकते हैं हम, है ना, डिनोमिनेटर में डिटर्मिनेंट ऑफ m, और यहां पर जो m इनवर्स है इसमें अगर m से मल्टीप्लाई कर दे दोनों साइड तो इधर पे भी m होगा और इधर पे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से बन जाएगा, तो एडजॉइंट ऑफ m इनवर्स ये क्या हो जाएगा, m बाई डिटर्मिनेंट ऑफ m। क्लियर है, बस सिंगल सा स्टेप है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं इसको डायरेक्टली m अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ m, ठीक है। सिमिलरली इसको भी अगर आप सोल्व करोगे तो ये इसको भी पाओगे कि ये बन जाएगा m अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ m, ठीक है। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि अगर एडजॉइंट ऑफ m इनवर्स कैलकुलेट करना हो या फिर एडजॉइंट ऑफ m का इनवर्स कैलकुलेट करना हो, दोनों इक्वल होंगे, दैट विल बी इक्वल टू m बाय, है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ m। तो इसको मैं लिख देता हूं, इसको आप नोट कर लो अच्छे से, एडजॉइंट ऑफ m इनवर्स या फिर एडजॉइंट ऑफ m का होल इनवर्स, वो किसके इक्वल होगा, m बाई डिटर्मिनेंट ऑफ m के इक्वल होगा, और ये आपको इस तरीके से याद होना चाहिए। अब तो अगर ये लिख लिया आपने फिर तो आसान है बहुत सोल्व करना, ये बन जाएगा 2m डिटर्मिनेंट ऑफ m, डिटर्मिनेंट ऑफ m ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं विच इज -2, तो ये आ जाएगा -1। क्लियर है, देखो डिटर्मिनेंट ऑफ m कितना है था, -2, तो ये आ गया हमारा -m के इक्वल, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। तो बी सी डी यहाँ पर करेक्ट है, बाकी जो ए पार्ट है वो इनकरेक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से वही एडजॉइंट, है ना, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज, एडजॉइंट की या इनवर्स की प्रॉपर्टीज, यही सब बार बार यूज हो रही है, ठीक है। जाकर अच्छे से देखो कि कितना अच्छे से पढ़ा है, सारी की सारी प्रॉपर्टीज, कुछ भी मिस नहीं हुआ है, और बहुत सारे क्वेश्चंस भी सोल्व किए हैं एडजॉइंट के ऊपर भी, ठीक है। तो अगर सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो आप एडवांस के क्वेश्चंस भी कर सकते हो। बस यहाँ पर ट्रिक ये है कि आपको सारे के सारे ऑप्शंस चेक करने होंगे श्योर शॉर्ट, है ना। अगर आप इन 4 पार्ट में से अगर बी भी कैलकुलेट कर पाए सिर्फ एक ऑप्शन, तो एडवांस में क्या होता है, मल्टीपल चॉइस, है ना, ऑप्शंस करेक्ट वालों में वहां पर पार्शियल मार्किंग होती है, ठीक है। तो अगर आपने एक भी ऑप्शन करेक्ट कर दिया तो आपको 1 नंबर श्योर है, मिलेगा ही मिलेगा, है ना। और वो अगर आपने 2 ऑप्शन करेक्ट कर दिए तो वहां पर 2 नंबर्स मिलेंगे, ठीक है। अगर आपने ये जो रॉन्ग वाला है इसको भी करेक्ट कर दिया और जो सही वाले थे वो तो आपने टिक किए ही थे, ठीक है। तो अगर एक भी रॉन्ग वाला भी करेक्ट कर दिया तो भले ही कितने भी सही वाले आपने टिक किए थे, वो जो रॉन्ग वाले के कारण है सारा नेगेटिव हो जाएगा। तो इसलिए जब मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट पे जाओ तो वहां पर ध्यान से देखो कि कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट है सही से लॉजिकली, बाकी को टच मत करो, ठीक है, अंटिल एंड अनलेस आप उसको अच्छे से कैलकुलेट कर लो, ठीक है। बच्चों आज हमने जेईई एडवांस के बहुत सारे क्वेश्चन देखे, आई होप आपको सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और अगर नहीं हुए हैं तो कॉन्सेप्ट वीडियो जाकर देखो और अगेन इन क्वेश्चंस को रिविजिट करो, डेफिनेटली आपको सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, क्रक्स है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी जेईई एडवांस के क्वेश्चन सोल्व करेंगे, डिफरेंट कैटेगरी के, जैसे मैचिंग टाइप या कॉम्प्रिहेंशन टाइप। तब तक लर्नो हब पे बने रहिए, क्योंकि लर्नो हब पे सभी कंटेंट फ्री है पर बेस्ट है।